नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इस एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हम कहाँ से कवर कर रहे हैं, क्या हमारे सोर्स हैं। तो अभी हम कवर कर रहे हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी को, जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। है ना, क्योंकि आपको पता है जो इसका पार्ट 1 है उसमें एंशंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो डेटा है वो दिया गया है। अभी हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नए बच्चे हैं, है ना, जो पहले से देख रहे क्लासेस उन्हें तो ये सारी चीजें पता ही है। तो हमने एक एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें अभी हमने एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया है। बाकी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम आज कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। जिसने भी चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं देखे, प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको मिल जाएगी क्लासेस सारी, है ना, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 को कवर करेंगे। पहले दो जो लेक्चर्स है उसमें चैप्टर नंबर 1 को हमने कंप्लीट किया है। जो लेक्चर नंबर 3 है या फिर क्लास नंबर 3 है, उसमें चैप्टर नंबर 2 हमने कवर किया पूरा का पूरा एक ही वीडियो में। और आज चैप्टर नंबर 3 हम कवर कर देंगे लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसका नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। ठीक है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा इस चैप्टर का, जैसे जैसे हम इसकी तरफ जाएंगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि इन तीनों से रिलेटेड ही इस पूरे के पूरे चैप्टर में बात करी गई है। अब क्या है, आपको ऐसा लगता होगा कि हमने जो बुक्स पढ़ी है उसमें तो गुप्ता डायनेस्टी हो गया और जितनी भी मतलब डायनेस्टीज आ रही हैं, एम्पायर आ रहे हैं, उनके बारे में सब कुछ दिया गया है, पर हमें इसमें नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि यार ये है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। थीम्स, यहाँ पे थीम्स के ऊपर बात करी गई है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, कास्ट कैसे डेवलप हुई, क्लास के बारे में बताया गया है, किंगडम्स के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट वुमेन का क्या स्टेटस था उसके बारे में बात करी गई है। यहाँ पे सारी थीम्स कवर करी गई। ठीक है, और हमने देखा है कि यूपीएससी भी हमसे यही एक्सपेक्ट करता है कि हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में पता हो, जो इंपॉर्टेंट थीम्स है कि जो करेंसीज है वो कैसे डेवलप हुई। लाइक कॉइन के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो उसमें हमने देखा कॉइन्स कैसे डेवलप हुए विद 600 BC से लेके एंड 600 CE तक की हमने बात करी थी। वहां पे कैसे कॉइन्स डेवलप हुए, किस किस डिफरेंट टाइप के कॉइन्स को हमने देखने को मिला। कैसे गुप्ता के टाइम पर हमने देखा कि गोल्ड कॉइन्स की जो क्वालिटी थी वो सबसे ज़्यादा बेटर हो गई, और उसी टाइम पर गुप्ता डायनेस्टी के एंड होते होते जो कॉइनेज था, गोल्ड जो था वो कम होता चला गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी थीम्स है। तो हम इस बुक में थीम्स ही पढ़ते हैं, है ना। बाकी और यूपीएससी भी हमसे यही एक्सपेक्ट करता है, इसीलिए मैंने ये यूपीएससी के पर्पज से ये क्लास बनाई। ठीक है, कि एसएससी वगैरह के लोगों के लिए नहीं है, वहाँ पे बहुत स्टैटिक सब कुछ पूछा जाता है, तो उसमें आपको हर एक डायनेस्टी के बारे में, हर एक एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए। यूपीएससी आपसे डिफरेंट अप्रोच मांगता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। स्टार्टिंग में मुझे बताना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्यों पढ़नी है ना। इसीलिए वो बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक्स में खो जाते हैं, क्योंकि उसमें इतना सारा कंटेंट है, हर एक डायनेस्टी को, हर एक एम्पायर को इतना एक्सप्लेन किया हुआ है, और फिर वो सोचते हैं कि इतना सारा हम कैसे कवर करेंगे और याद रखेंगे। तो आप समझो, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी मैं सीरीज करवा रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन करो, आपको पता चलेगा कि पूछा क्या जा रहा है और हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जो आपका एग्जाम क्लियर करवा दे। ठीक है, अब देखो, तो थीम्स एंड इंडियन हिस्ट्री क्लास 12th की जो आपकी एनसीईआरटी है उसका पार्ट 1 कवर कर रहे हैं, और आज जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। ठीक है, तो हमने जो पहले पढ़ा हुआ है ना, वो आप सबको पता होगा। अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है चैप्टर नंबर 2 से जो हम बात कर रहे हैं वो 600 BCE एंड 600 CE के बीच का जो समय है उसकी बात यहाँ पर चलती है ना, कि क्या वो चीजें थी जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रही थी। जैसे हमने देखा कि एग्रीकल्चर इस टाइम पर डेवलप करता है, और पहले जो एग्रीकल्चर आपको अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में देखने को मिल रहा था, अब वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया था, अब वो फॉरेस्ट एरिया में भी शिफ्ट हो रहा था, मतलब कि एक्सटेंड हो रहा था। ठीक है, तो उसकी वजह से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनकी लाइव्स भी जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही थी, ट्रांसफॉर्म हो रही थी, है ना। अब एक नया सोशल ग्रुप भी इस टाइम में देखने को मिला, जो क्या था, क्राफ्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब जो क्राफ्ट स्पेशलिस्ट थे, ऑब्वियसली ये क्या कर रहे थे, ये एक ऐसा सोशल ग्रुप बन गया था जो थोड़ा सा ज्यादा बाकी सोशल ग्रुप से ऊंचा अपने आप को मान रहा था, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट बन गए थे, है ना, किसी के नाम के आगे लग गए। ओके,
द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शार्पन्ड सोशल डिफरेंसेस। ये सोशल डिफरेंसेस क्यों बढ़ रहे थे? अब देखो मैंने क्या बताया आपको, एग्रीकल्चर भी आ रहा है, क्राफ्ट स्पेशलिस्ट भी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज भी आ रही है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज, पर हर कोई इंसान उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता। हर रीजन में वो टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाती और उसको उस तरीके से लोग यूज नहीं कर पाते, तो इस वजह से क्या होता है, सोशल डिफरेंस होते हैं। क्या पता आप उस टाइम के बारे में सोचकर ये चीज एक्सेप्ट ना कर पाओ, बट आज के बारे में सोचो। आज भी आप देखते हो बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं। लाइक बात करते हैं मोबाइल फोन्स की, चलो उससे भी आगे पहुंचते हैं, एआई की बात करते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझदार हैं, आप लोग एआई का यूज कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना? बट क्या यही सेम टेक्नोलॉजी रूरल एरिया में कोई बैठा बच्चा सेम तरीके से सेम एफिशिएंसी के साथ यूज कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि क्या है कि टेक्नोलॉजी तो सबके पास सेम आई, पर क्योंकि उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो उसे यूज कर पाए, इस वजह से क्या हो रहा है कि ये सोशल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। समझे इस चीज को? तो ये चीजें हैं जो आप आज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसी की हेल्प से आप पास्ट को भी देखिए, और वहां की टेक्नोलॉजीज अलग थी उस टाइम पे जो न्यू आई थी, बट जिस तरीके से आज यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है, उसी टाइम से पहले भी डिफरेंस क्रिएट हुआ करता था। ठीक है? तो याद रखना, जो मैंने बोल्ड किया है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, वही जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और ये चीज बिल्कुल मत भूलना कि मैंने हर एक चीज यहाँ पे जो लिखी है वो एनसीईआरटी से ही है। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करी है तो वो इसलिए करी है क्योंकि एनसीईआरटी में ढंग से नहीं दी गई। ठीक है? नहीं तो मैंने एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी ये कोर्स नहीं रखा। और एनसीईआरटी इतना बड़ा टेक्स्ट है कि उसको पढ़ना, उसको समझना इज वेरी डिफिकल्ट। इस वजह से मैंने सिर्फ वो चीजें उठा के रखी है टॉपिक में से जो आपको याद करनी है, और उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बोल्ड कर दी है। ठीक है? ये चीज याद रखना। अब आपको पता है, फर्स्ट पेज पे ही आप देख रहे होंगे, वहां पे महाभारत नाम का एक टॉपिक है। अब ये महाभारत है क्या? आप लोगों ने बचपन से सुना होगा महाभारत के बारे में, है ना? तो महाभारत के बारे में ही यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ये कोलोसल एपिक है। कोलोसल का मतलब क्या है? बहुत ही बड़ा, विशाल। ठीक है? और ये देखा गया कि इसमें 1 लाख वर्सेज हैं। 1 लाख वर्सेज हैं। ठीक है? विद डिपिक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशन। तो मेनली क्या याद रखना है कि ये जो महाभारत है इसमें 1 लाख वर्सेज हैं। और इसको बनाने में कितना टाइम लगा, इसको लिखने में कितना टाइम लगा? इसको लिखने में लगे करीब 1000 साल। 500 बीसीई से लेके 500 सीई तक। बीसीई और सीई के बीच का डिफरेंस मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लासेस में, है ना? तो 1000 साल लग गए 1 लाख वर्सेस लिखने में। प्लीज याद रखना। और ऐसा नहीं है कि ये जो स्टोरीज लिखी गई हैं इसमें, है ना, ये जो टेक्स्ट दिया गया है, ये वर्सेस जो लिखे गए हैं ये उसी टाइम के थे, नहीं। कुछ स्टोरीज इसमें ऐसी भी हैं जो उस टाइम पीरियड के पहले की थी, वही यहाँ पे लिखा गया। एंड सम स्टोरीज इट कंटेन्स मे हैव बीन इन सर्कुलेशन इवन अर्लियर। इवन अर्लियर का मतलब इस टाइम से पहले की जो स्टोरीज है वो भी इसमें ऐड करी गई हैं। ठीक है? महाभारत में आपने जैसे देखा, मैंने आपको बताया था धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र आज के बारे में लास्ट क्लास में। ठीक है? कि उसमें क्या दे रखा था, उसमें नॉर्म्स दिए गए थे कि सोशल कैटेगरीज के क्या नॉर्म्स है ना? ऐसे ही देखा गया कि महाभारत में भी कुछ कुछ सेक्शंस में ये दिया गया है कि क्या बिहेवियर है वहां पर जो देखा गया सोशल ग्रुप्स के बीच में। ठीक है? इसके बारे में भी बताया गया। तो अगर कोई स्टेटमेंट ऐसे आ जाती है कि महाभारत के बारे में बोल दिया, 3 स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से ये स्टेटमेंट आ जाती है कि द टेक्स्ट ऑल्सो कंटेन्स सेक्शंस लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर वेरियस सोशल ग्रुप्स। तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये जो इनके बिहेवियर थे और इनके जो नॉर्म्स थे ये सारे सिर्फ धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रा में दिए गए थे। नहीं, ये महाभारत में भी देखे गए हैं। ठीक है? मैं क्यों एक चीज को बार बार बताता हूँ, मैं वही चीज बोलता हूँ हमेशा हर क्लास में, कि मैं इसलिए करता हूँ आपके दिमाग में बैठ जाए कि वो आपको कहाँ पे घुमा सकते हैं, आपका दिमाग कहाँ पर वो खराब कर सकते हैं उस प्रेशर के अंडर। ठीक है? इसलिए मैं चीज बताता हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप से आ सकता है, ताकि आपके दिमाग में घुसी रही वो चीज। ठीक है? फिर महाभारत में क्या है आपको पता है, वो पूरी स्टोरी क्या है कि कौरव थे और पांडव पांडव थे। ठीक है? उनके बीच में हमें डिस्प्यूट देखने को मिला। वो सारी स्टोरी आपको पता है, मेरी स्टोरी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? और ये देखा गया कि ये जो कौरव और पांडव देखे गए हैं ना, आपने 16 महाजनपद देखे थे, उसमें आपने कुरु महाजनपद जो देखा था, कुरु महाजनपद जो देखा था आपने हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के पास, वही से इनको कनेक्ट किया गया है कि यही था उनका महाजनपद, कौरव का और पांडव का। समझे इस चीज को? यहाँ पे ये बात करी गई है।
फिर अल्टीमेटली द कन्फ्लिक्ट एंडेड इन अ बैटल इन विच द पांडव्स एमर्ज विक्टोरियस। ये आपको पता ही है ना, पूरी स्टोरी आप लोगों को पता होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सिर्फ वही कवर करेंगे ना। मैंने ये सेशंस को डिज़ाइन ऐसे किया है कि अगर एग्जाम से एक महीना पहले भी आप रिवीजन के लिए सिर्फ इन क्लासेस को देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अब टॉपिक आपका, फर्स्ट टॉपिक आपको पता है बुक में आपको देखने को मिल रहा होगा, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। उसमें से पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसे डाइसेक्ट कर दिया है पॉइंट्स में। ठीक है। जैसे बोला गया है, वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप बिगेन इन 1919। महाभारत लिखी जा चुकी थी, बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट में इसका जिक्र था, पर इसको एक जगह लाना था। तो इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कब किया? 1919 में। किसने किया? एक संस्कृतिस्ट थे, वीएस सुकथांकर। ठीक है। और उनकी टीम ने साथ में मिलकर इस काम को स्टार्ट किया। उन्होंने बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ना स्टार्ट किया, जो संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उन्हें पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है। और उसके बाद जो भी आइडेंटिकल चीजें देखने को मिली उन्हें उन्होंने एक साथ रख दिया। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या देखा गया कि वही द टीम वर्कड आउट अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट। और अल्टीमेटली जब जो एक एक आइडेंटिकल चीजें थी उन्हें एक साथ रखा गया और 13,000 पेजेस का एक वॉल्यूम बनाया गया। 13,000 पेजेस का एक वॉल्यूम बनाया गया। ठीक है। और ये पूरा काम करने में कितना टाइम लग गया? 47 ईयर्स। कितना टाइम लगा इन्हें? 47 ईयर्स लगे। अब यहां पर क्या है ना कि उन्होंने इस पूरे वॉल्यूम को उसमें देखा कि दो चीजें यहां पे देखने को मिली। एक चीज ये देखने को मिली, आपको पता है, देखो क्या होता है कि जो संस्कृत के टेक्स्ट थे ना, उसमें तो ये देखा गया कि जितनी चीजें लिखी हुई थी वो आइडेंटिकल थी। कश्मीर से लेके कश्मीर और नेपाल से लेके केरला और तमिलनाडु तक सेम चीज देखी गई, सेम स्टोरी लाइन देखी गई। बट ऐसा नहीं है कि कोई रीजनल वेरिएशंस नहीं थे, रीजनल वेरिएशंस भी देखे गए। अब पहले क्या होता था, देखो मुंह बोली बातें होती थी कि मुझे कोई चीज पता है तो मैंने आप तक कैसे पहुंचाऊंगा, लिख के नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने वहां पर आपको बताई और फिर उसने आगे बताई, फिर उसने आगे बताई। इस तरीके से चीजें टाइम के साथ चलती आ रही थी। बट आपको पता है कि जब भी हम कोई नॉर्मल गॉसिप भी किसी और के साथ शेयर करते हैं तो हमारी गॉसिप में हम कुछ ऐड कर देते हैं, मिर्ची मसाला। या फिर क्या पता हम जो गॉसिप है उसे इस तरीके से सुनाएं कि उसका मीनिंग चेंज हो जाए, है ना। तो जब आप सोचो, आप डेली बेसिस की जो गॉसिप करते हो उसमें इतना वेरिएशन आ जाता है। तो ये तो इतना बड़ा टेक्स्ट था, इतनी बड़ी स्टोरी थी, तो इसमें भी बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस देखने को मिले। एनॉर्मस मतलब बहुत बड़े बड़े वेरिएशंस भी देखने को मिले, जिसका भी जिक्र इस महाभारत के टेक्स्ट में किया हुआ है। और इसीलिए जो ये 13,000 पेजेस है ना, उसमें बोला गया मोर देन हाफ ऑफ दी पेजेस जो हैं वो इन्हीं वेरिएशन के बारे में बात करके बताया गया। ठीक है। मतलब ये बोला गया जो संस्कृत वर्जन देखे गए स्टोरी के, उसको तो ये देखा गया उसमें कि कश्मीर और नेपाल से लेके केरला और तमिलनाडु तक जो टेक्स्ट था वो सिमिलर था, आइडेंटिकल था। ठीक है। बट जो रीजनल वेरिएशन देखी गई वो इतनी बड़ी देखी गई कि उन सबको ही मेंशन करने के लिए ये जो 13,000 पेज की ये जो पूरी महाभारत को कंपाइल किया गया था, उसमें से आधे से ज्यादा जो पेजेस हैं वो इन्हीं रीजनल वेरिएशंस के बारे में बात करी हुई है उसमें। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रोसेसेस इज ड्राइव्ड प्राइमरीली फ्रॉम टेक्स्ट विद इन रिटन इन संस्कृत बाय और फॉर दी ब्राह्मण्स। ठीक है। तो जो ये हम टेक्स्ट को समझ पा रहे हैं, जैसे ये महाभारत की बात चल रही थी अभी, तो इसको हम कैसे समझ पाए हैं? क्योंकि हमने टेक्स्ट पढ़े हैं जो संस्कृत में लिखे गए थे, और ये टेक्स्ट किसने लिखे थे? ब्राह्मण्स ने लिखे थे। किसके लिए लिखे थे? ब्राह्मण्स के लिए लिखे थे, कि आगे हम ब्राह्मण्स तक ये बातें पहुंचाएंगे कि ये हुआ था, ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा भी देखा गया है कि when issues of social history were explored for the first time by the historians in 19th and 20th century, they tend to take these texts as face value। ठीक है। जब 19th और 20th सेंचुरी में ये सारी चीजें देखी गई, तो ये जो संस्कृत टेक्स्ट थे ना, इनको ये देखा गया, इनको एक फेस वैल्यू की तरह माना गया कि जो इसमें लिखा गया है वो सब सत्य है। ठीक है। और वही माना जाता था। बट आपको भी पता है होता क्या है कि रूल्स हो गए, नॉर्म्स हो गए, ये लिखे तो जाते हैं, पर ये हर जगह एप्लीकेबल रहे या इनमें कोई भी वेरिएशन ना देखने को मिले, ऐसा तो सच नहीं हो सकता आज के टाइम पे भी। तो उस टाइम पर कैसे हो जाएगा? तो यही बोला गया है, बिलीविंग दैट एवरीथिंग वाज लेड डाउन इन दिस टेक्स्ट वाज एक्चुअली प्रैक्टिस। ये उन्होंने सोचा जो 1920 सेंचुरी पे इन टेक्स्ट पे काम कर रहे थे।
बट क्या हुआ, जैसे ही दूसरी लैंग्वेज के टेक्स्ट पढ़ना शुरू करे, जैसे पाली हो गया, प्राकृत हो गया, तमिल हो गया, तो वो चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि ये जो टेक्स्ट थे ये बिल्कुल संस्कृत के टेक्स्ट नॉर्मेटिव थे। ठीक है, इसको एज अ अथॉरिटी माना जाता था, रिकॉग्नाइज किया जाता था, बट ये भी क्वेश्चन किए गए, ये भी जो टेक्स्ट है इन्हें क्वेश्चन किया जाता था और ओकेजनली रिजेक्ट भी किया जाता था। तो ऐसा बिल्कुल है कि ये जो संस्कृत टेक्स्ट है ये अथॉरिटेटिव हुआ करते थे। ठीक है, ये उस टाइम पर लिखे गए थे, इस चीजों को माना जाता था, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा माना जाएगा। इस पर क्वेश्चंस भी उठे हैं उस टाइम से, और इन्हें कभी कभार रिजेक्ट भी किया गया है ओकेजनली, जैसा आज भी होता है ना। बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारे रूल्स सामने देखने को मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर जगह उन्हें फॉलो किया जाए या उन्हें कभी क्वेश्चन ना किया जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है। आगे बढ़ते, ओके, देखिए, किनशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस, इसके बारे में बात करी गई है। सेकंड जो पार्ट है आपका इसका चैप्टर का, जो सेकंड नंबर लिखा होगा, उसका टॉपिक है ये, किनशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस, सबकी बात करी गई है। किनशिप की बात करी गई है, और जो मैरिजेस है उसकी बात करी गई है, और इन मैरिजेस और किनशिप में क्या प्रैक्टिसेस अलग थी, एक्सेप्शन थे, उसके बारे में भी बात करी गई। ठीक है, अब थोड़ी सी टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया, उसके बाद इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए, किन फोक क्या होते हैं, किन फोक का मतलब होता है जो रिलेटिव्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं उन्हें किन फोक बोला जाता है। कुल क्या होता है, इन सारे रिलेटिव्स को मिला दोगे वो फैमिलीज बन जाएगी, है ना, सारे रिलेटिव्स को मिला दोगे तो वो एक फैमिली बन जाएगी बहुत बड़ी, उसको ही कुल बोला जाता है ना। आज के टाइम से भी ये बहुत एविडेंट है, लोगों को पता ही होगा, है ना। ज्ञाति जो है ये क्या होता है, ये लार्ज नेटवर्क ऑफ किन फोक है। इन सारे रिलेटिव्स को मिलाकर एक साथ रख दोगे तो उसे क्या बोला जाता है, ज्ञाति बोला जाता है। वंश, ठीक है, वंशा लिखा होता है बुक में, पर वंश से आप इसे समझ सकते हैं, वंश का मतलब क्या होता है, लीनेज, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पैट्रीलिनी का मतलब क्या है, जब आप डिसेंडेंट को ट्रेस करें अपने फादर से, ग्रैंडफादर से, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, पैट्रीलिनी। अगर आप अपनी मदर की साइड से डिसेंडेंट को ट्रेस करें तो उसे क्या बोला जाएगा, मैट्रीलिनी। मैट्री मीन्स मदर, पैट जो यहाँ पे लिखा है मीन्स फादर। ठीक है, तो पैट और मैट जो है उससे आप समझ सकते हैं, एम से मैट्रीलिनी क्या है, मदर साइड, पैट्रीलिनी क्या है, फादर या पापा वाली साइड। ठीक है, ऐसे याद रखो, है ना। तो ये लिखा है, ट्रेसिंग डिसेंडेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंड सन एंड सो ऑन, डिसेंडेंट ट्रेस्ड थ्रू द मदर। ठीक है, ये चीज बोली गई। For early societies, historians can retrieve information about elite families fairly easily. यही देखा गया कि देखो, जो भी एलीट फैमिलीज थी वो अपने टेक्स्ट छोड़ के गए, वो आपको देखा आपने पिछली वीडियोस में कि इंस्क्रिप्शन भी छोड़े गए हैं। ठीक है, उसमें सब कुछ लिखा गया है, बुक्स में लिखा गया है, स्टोन्स पे लिखा गया है, कार्विंग करी गई थी, गिफ्ट दिए गए, उसमें लिखा गया है। बट द प्रॉब्लम इज कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि जो ऑर्डिनरी लोग थे वो क्या चीज प्रैक्टिस करते थे, इस चीज को समझा जाए, क्योंकि वो कोई ऐसे टेक्स्ट नहीं लिखा करते थे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी। इसीलिए ऑर्डिनरी पीपल क्या सोचते थे, क्या समझते थे, क्या चीजें फॉलो करते थे, उनके बारे में पता करना इज डिफिकल्ट। ओके, तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है, प्लीज इस बात को याद रखना। एक एक चीज जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, एक एक चीज वो आपको किसी भी स्टेटमेंट में मिल सकती है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक स्टोरी की तरह सब कुछ सुनते रहो, और जो फैक्ट्स है जो मैंने बोल्ड में लिखे हुए हैं उन्हें याद करते जाओ। आपको पीडीएफ मिल जाती है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है भाई पढ़ने पे। ठीक है, बट द थिंग इज दिस कि आपको क्या करना है, आपको उस पीडीएफ को खोल के थोड़ी मेहनत करनी है। मैं देखो हर बार बोलता हूँ कंपटीशन इजी नहीं है, कंपटीशन आपको खा जाएगा अगर आप कंपटीशन के लिए ढंग से प्रिपेयर नहीं करोगे तो। ठीक है, डर वाली बात नहीं है, डराने वाली बात नहीं है, पर ये सच्चाई बताने वाली बात है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मेहनत करोगे सब हो जाएगा, वो नहीं। मेहनत से भी बहुत कुछ ज्यादा करना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ, तब जाकर एग्जाम क्लियर होगा। ये नहीं होगा एक वीडियो देखी, अगली वीडियो अरे 2 दिन बाद देखूंगा, यही तो है, कहाँ जा रही, फिर एक वीडियो आई। आप वीडियो नहीं देखकर मेरा नुकसान नहीं, अपना नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये लगेगा कि 2 दिन बाद देख लूंगा, पर आपने वो 2 दिन वेस्ट कर दिए जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते थे। ठीक है, तो जब भी आप यूपीएससी की पढ़ाई में घुसे हैं, आप 1 साल लग के मेहनत कर लीजिए। ठीक है,
8 घंटे दिन में दीजिए, 8 से 9 घंटे, ठीक है? बाकी जो टाइम बच रहा है आप करिए, जो आपको घूमना है किसी के साथ आप घूम लीजिए, आपको खेलना है, आप स्पोर्ट्स में अपने आप को इंडल्ज करना चाहते हैं, आप बिल्कुल करिए, आप सारे काम करिए। आप कुछ अपनी हॉबी को परस्यू करना चाहते हैं, आप करिए। पर जब आपने सोच लिया कि पढ़ना है यूपीएससी के लिए, तो 8 घंटे आपको बैठना है, आपको काम करना है, ठीक है? उसके बाद आप सोचिए कि आपको अपनी हॉबी को परस्यू करना है, हॉबी को परस्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप अगर उसे छोड़ेंगे, तो तब भी आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए हर चीज़ करनी है, बट अपने टाइम को देख के करनी है, ठीक है? अब देखो, द आइडियल ऑफ पैट्रीलिनी अभी मैंने बताया आपको कि जब भी डिसेंडेंट हम ट्रेस करते हैं अपने फादर साइड से, तो उसे पैट्रीलिनी बोलते हैं। तो यहीं पे उसके आइडियल्स की बात करी गई है, ठीक है? तो यही बोला गया है, पैट्रीलिनी में ये देखा गया है, जो सन होता है उसको अपनी फादर की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है अपने फादर के डेथ के बाद, वही यहाँ पे बोला गया। लेकिन ये भी देखा गया कि बहुत सारी रूलिंग डायनेस्टी थी जिसमें ये वेरिएशन देखने को मिली। जैसे कि प्रभावती गुप्ता जो हैं, उन वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हमने क्या देखा था संस्कृत टेक्स्ट में कि लड़कियां जो हैं उन्हें राइट नहीं था रिसोर्सेज को, मतलब कि उनके नाम पे वो रिसोर्सेज नहीं होंगी कोई भी, जैसे लैंड हो गया या कोई भी रिसोर्सेज है, ठीक है? ये कौन है? प्रभावती गुप्ता, ये चंद्रगुप्त टू की कौन है? बेटी है, ठीक है? तो लेकिन हमने इनके केस में क्या देखा एक्सेप्शन में, कि इनके पास राइट था लैंड को लेके भी और सारी रिसोर्सेज को लेके, जिसमें से हमने देखा इन्होंने खुद से बहुत सारी जो अपनी लैंड थी वो डोनेट भी करी थी, है ना? बट वही बात है कि ये सच्चाई है, ये संस्कृत टेक्स्ट में लिखा हुआ है, पर फिर भी अगर किसी का सन ही ना हो तो फिर क्या होगा, है ना? ऐसे ही प्रभावती गुप्ता वाला हमने एक्सेप्शन देखा। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पर उस पे हमेशा वेरिएशंस होंगे। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट एग्ज़ाम में ऐसी देखने को मिल जाती है कि ये लिखा गया था और ऐसा ही हुआ करता था एंड देयर वाज़ नो एक्सेप्शन टू इट, तो आपको याद रखना है ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत सारी रीजन्स हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, हर जगह चीज़ें चेंज हो जाती हैं। समझे? इस बात को प्लीज़ याद रखना, ओके? फिर ऐसे ही एक एक्सर्प्ट दे रखा है मंत्रा फ्रॉम द ऋग्वेदा, जिसको शादी के टाइम पर बोला जाता था, जिसको मैरिज रिचुअल्स के टाइम पर बोला जाता था। उसमें क्या लिखा गया था? उसमें लिखा गया था, आई फ्री हर फ्रॉम हेयर। हेयर का मतलब अपने फादर के घर से, मैं इसे, ये पंडित बोलते थे उस टाइम पे, ठीक है? जो शादी करवा रहे हैं वो बोलते थे कि आई फ्री हर फ्रॉम हेयर। हेयर का मतलब क्या है? कि अपनी इनके फादर की जो साइड है, अपने फादर का घर है, उससे मैं इन्हें फ्री करता हूँ। पर मैं इन्हें फ्री नहीं करता वहां से, वहां देयर का मतलब क्या है? कि इनके पति के घर से, जिस घर में ये जा रही हैं शादी करके, ठीक है? और मैंने इन्हें बाउंड कर दिया, आई हैव बाउंड हर फर्मली देयर, सो दैट थ्रू द ग्रेस ऑफ इंदिरा शी विल हैव फाइन सन्स। मतलब यहाँ पे सन्स की बात करी गई, इसीलिए मैंने ये लिखा है, यहाँ पे पुत्री की बात नहीं करी गई, यहाँ पे डॉटर की बात नहीं करी गई। तो मतलब उनका भी बहुत ज्यादा क्या रहता था, उनका भी बहुत ज्यादा ये रहता था कि लड़का पैदा हो। इसी वजह से तो पंडित ऐसा बोल रहे, समझे इस चीज को? एंड बी फॉर्चुनेट इन अर हस्बैंड्स लव। तो मेरे को दो चीजें जो यहाँ है जो मुझे आपको बतानी है। पहली तो कि रिचुअल्स में सन का नाम दिया जाता था शादी के टाइम पर। हेयर का मतलब क्या होता था? फादर की साइड से फ्री करके जो हस्बैंड की साइड है उस तरफ इनको ड्यूटी में बाउंड कर रहे हैं। प्लस ग्रेस किसका होता था? इंदिरा का। यहाँ पे अग्नि लिख देंगे, यहाँ पर कुछ और लिख देंगे, रुद्र लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। आपको क्या याद रखना है कि इंद्र भगवान की बात करी है। इंद्र भगवान जो है वो किसके मतलब कि किसके भगवान माने जाते हैं? वॉरफेयर के, वेलर के, गॉड ऑफ वेलर के, रेन के। इंद्र भगवान को इनसे रिलेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब फिर एक लाइन ऐसी लिखी हुई थी यहाँ पर इसी में 2.2 में, जो मुझे लगा 2.2 में नहीं, मतलब कि ब्लू वाले एरिया में इसी पेज के पास। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तो ये जो पर्वन है, आपको ये याद रखना है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है? ये ना चैप्टर में बहुत बार मेंशन किया गया है और मुझे ऐसा लगता है यहाँ से वो क्वेश्चन बना देंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आदि पर्वन जो है वो संस्कृत भाषा में है और वो महाभारत से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि जो महाभारत में जो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस हैं उसमें बताया गया है कि ये जो कौरव और पांडव के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था, ये हुआ क्यों था, क्या रीजंस थे, ठीक है? कैसे कैसे हुआ था। तो
इनके बारे में जो बात करी गई है ना कि क्या रीजन थे इस कन्फ्लिक्ट के, वो आदि पर्वन में दिए गए हैं। बस मैं ये कह रहा हूँ, ये याद रखना कि आदि पर्वन संस्कृत लैंग्वेज में है, महाभारत का पार्ट है, और उसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज से तो वो घुमा ही देते हैं आपको। यहाँ पे लिख देंगे संस्कृत की जगह पाली, आप हो जाओगे कंफ्यूज। याद रखना, आदि पर्वन पर्वन जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बस 10 सेकंड दो, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो 25 पेजेस है, 7 पेजेस हो भी गए, है ना। अब वही मैं कहता हूँ ना, एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे यार, बहुत बड़ा टेक्स्ट है, बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, इसलिए मैंने आपके लिए चीज़ें आसान कर दी, पॉइंटर्स में लिख दी सारी चीज़ें, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने दी हैं। ठीक है, उन इंपॉर्टेंट चीज़ों में से भी सिर्फ जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो बोल्ड में कर दी हैं, तो चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं आपके लिए, है ना। हाँ, चलिए, अब देखिए, एंडोगैमी। एंडो का मतलब क्या है, आपस में। गैमी का मतलब क्या है, मैरिज की बात चल रही है। ठीक है, तो अगर आपस में ही क्लोज रिलेशन में ही मैरिज हो जाए, या क्लोज ना बोलूं तो रिलेशन में ही मैरिज हो जाए, तो उसे एंडोगैमी बोलते हैं। ठीक है, कि अपने ही किन ग्रुप में, कास्ट में, या जो लोग सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं उनके साथ ही शादी हो जाए। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था ना कि अलग अलग जगह से लोग आके रह रहे, नहीं, पहले सेम लोकेलिटी में वही लोग रहते थे जो आसपास के लोग थे, है ना। अब तो सिटीज बन गई, तो हर एक स्टेट से अलग अलग जगह से लोग आके रह रहे, पहले ऐसा नहीं था। एक्सोगैमी की बात करें, एक्सो मीन्स बाहर, गैमी मीन्स मैरिज रिलेटेड। तो एक्सो मीन्स बाहर से, मतलब कि अपनी यूनिट से बाहर जाके शादी करना, उसको एक्सोगैमी बोलते हैं। पॉली का मतलब क्या है, बहुत सारे। गायनी का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वुमन से रिलेट करना। ठीक है, तो पॉलीगाइनी का मतलब क्या है कि जब एक आदमी की बहुत सारी शादियां होती हैं, ठीक है, तो उसे पॉलीगाइनी बोला जाता है। एक आदमी की बहुत सारी वाइफ्स हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, पॉलीगाइनी। आपने ये हिस्ट्री में देखा है कि ये एविडेंट था काफी। ऐसे पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है, एंड्री मतलब मेन से रिलेट किया जा रहा है, पॉली मतलब बहुत सारे, मतलब एक वुमन के अगर बहुत सारे हस्बैंड्स हो गए तो उसे पॉलीएंड्री बोला जाएगा। आप लोग शायद इस बात को मतलब कि मान ना पाए कि ऐसा भी हुआ करता था। हाँ जी, बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी देखा गया, इंडियन लेवल पे भी देखा गया, जहाँ पे एक वुमन के बहुत सारे हस्बैंड हुआ करते थे। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी अगर किसी का सब्जेक्ट है ऑप्शनल, तो उसमें वो ये चीज़ें पढ़ते हैं। पॉलीएंड्री के बारे में भी बहुत सारी केस स्टडीज हैं जो देखी गई है ना। अब देखिए, रूल्स ऑफ मैरिज। रूल्स ऑफ मैरिज, मैरिज के क्या रूल्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, है ना, कि किसी भी स्टेटमेंट में डाल देंगे। तो जो जो याद रखनी है चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है, प्लीज़ उसे ध्यान रखना। डॉटर का कोई भी क्लेम नहीं होता था टू द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड, ये आपको याद रखना है। डॉटर का कोई भी क्लेम नहीं है उन रिसोर्सेज पे जो उसके घर की रिसोर्सेज है। ठीक है, और ये डिजायरेबल था कि अपने किन से बाहर जाकर ही उनकी शादी करवाई जाए। किन का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, अपनी फैमिली से बाहर जाकर ही उनकी शादी करवाई जाए, अपने रिलेटिव से बाहर जाके ही उनकी शादी करवाई जाए। बट क्या इसमें एक्सेप्शंस नहीं थे यार, एक्सेप्शंस से मैंने आपको बोला, एंडोगैमी भी देखी गई है। ठीक है, lives of young girls and women belonging to the families that claimed high status were oftenly carefully regulated to ensure that they were married at the right time and right person। ये तो आज भी देखने को मिलता है ना, कि लड़के लड़की 25 साल के हो जाते तभी थोड़ा सा प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है, अब तो शादी कर लो, यही राइट टाइम है, बाद में तो कोई नहीं मिलेगा, है ना। ऐसी बातें होना शुरू हो जाती है ना। तो ये तब भी ऐसा होता था, जो हाई स्टेटस थे ना उसमें ही देखा गया, जो हाई स्टेटस के एलीट लोग थे, एलीट पीपल थे, एलीट फैमिलीज थी, उसमें देखा गया कि जो वुमन है उनकी जो शादी है वो राइट टाइम पर और राइट पर्सन से करवाई जाती थी, है ना। यही तो बोला जाता है, अगर राइट टाइम पे शादी नहीं करोगे तो राइट पर्सन नहीं मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद कन्यादान जो है वो भी इस टाइम पर देखा गया। कन्यादान मतलब कि जो गिफ्ट दिए जाते हैं डॉटर को उसके फादर के द्वारा, उसके फादर की फैमिली के द्वारा, है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है कन्यादान की। ये क्या है, ये बोला गया था उस टाइम पर कि ये एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी है ऑफ द फादर। अब ये क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो प्रथा है कन्यादान से दहेज में कन्वर्ट हो गई, तो प्रॉब्लम होने लगी। कन्यादान वॉज अ इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी, बट वो धीरे धीरे कन्यादान दहेज में कन्वर्ट हो गया है आज के टाइम पर, है ना।
जो एक सोशल ईवल की तरह बाहर हमें आता हुआ दिखता है। अब देखो, ब्राह्मण्स लेड डाउन कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल्स। जो ब्राह्मण थे उस टाइम के, उन्होंने सोशल बिहेवियर की किसको क्या फॉलो करना है, कौन किस कास्ट का है, कौन किस क्लास का है, तो उसे ये पर्टिकुलर बिहेवियर फॉलो करना है, ये पर्टिकुलर जॉब करनी है, ठीक है, उसके बारे में कोड्स भी यहाँ पे देखने को मिले थे। एंड दीज वर मेंट टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मण्स, कि ब्राह्मण्स तो इसे फॉलो करेंगे ही पर्टिकुलरली, और सोसाइटी भी इन्हें करेगी इन जनरल, ठीक है। फिर 500 बीसीई से ये देखा गया कि जो एक संस्कृत टेक्स्ट है जिसके बारे में पिछले चैप्टर में भी बात करी है, धर्मसूत्राज धर्मशास्त्राज, इसमें इन्हीं की बात करी गई है कि क्या कोड रहेगा, क्या लोग क्या फॉलो करेंगे, क्या लोग क्या फॉलो नहीं करेंगे, किसके लिए क्या रूल्स है, किसके लिए क्या रूल्स नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। मेनली अगर बात करेंगे नॉर्म्स, सोसाइटी के नॉर्म्स की बात कहाँ करी गई है, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में। क्या महाभारत में भी करी गई है? हाँ, हमने देखा वहां पर भी करी गई, ठीक है। फिर ऐसी जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो मनुस्मृति में देखने को मिला है, और इसे कब कंपाइल किया गया था, 200 बीसी से 200 सी तक। तो प्लीज ये याद रखना कि धर्मसूत्राज धर्मशास्त्राज मनुस्मृति से पहले कंपाइल करना स्टार्ट कर दिए गए थे। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आया तो क्या पूछेंगे, पहले क्या आया, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र 500 बीसी से कंपाइल होना शुरू हो गए, मनुस्मृति 200 बीसी से कंपाइल होना स्टार्ट हुई है। प्लीज इस बात को याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। द रीजन इज ओनली दिस कि मैंने इसको भी बोल्ड में किया क्योंकि आपको ये याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर while the Brahman authors of these texts claim that their point of view had a universal validity, क्योंकि संस्कृत में अगर मैंने कुछ लिख दिया, जो संस्कृत टेक्स्ट थे उनमें लिखा गया था कि ब्राह्मण का कहना ये है कि ये किया जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए, बट मैं वही बता रहा हूँ कि सोसाइटी लेवल पर ऐसा नहीं है कि इसे हमेशा फॉलो ही किया गया, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना, ऐसा लिखा गया था, फॉलो होता था, पर क्या एक्सेप्शंस नहीं थे, क्या क्वेश्चंस नहीं होते थे, क्या इसको रिजेक्ट किया नहीं जाता था, बिल्कुल किया जाता था। मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूँ, फिर से वही बात लिखी है। एंड दैट व्हाट दे प्रिस्क्राइब्ड हैड टू बी ओबेड बाय एवरीबॉडी, की ये तो यही बोलते थे कि सबको ओबे करना है इन चीजों को। इट इज लाइकली दैट रियल सोसाइटल रिलेशंस वर मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कि हर जगह ऐसा नहीं है कि बोल दिया तो फॉलो होगा ही, ये बात याद रखना। रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिली इन सारे रूल्स में भी विद इन द सब कॉन्टिनेंट, एंड डिफिकल्टीज ऑफ कम्युनिकेशन। द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स वाज नो मीन्स ऑल परसुएसिव, मतलब कि ब्राह्मण्स ने जो चीजें लिखी थी, जो ये चीजें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा परवेसिव थी, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत जगह ऐसा था जब इनको क्वेश्चन भी किया गया और नहीं भी माना गया, ठीक है। तो ऐसे ही धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास जो है, इसमें 8 टाइप की मैरिजेस मैरिजेस बताई गई हैं, 8 टाइप की मैरिजेस बताई गई हैं जो होती है, जिसमें से पहली 4 को गुड माना गया है और बाकी सबको बैड मैरिजेस माना गया है, ठीक है। याद रखना, लव मैरिज को भी बैड मैरिज माना गया है, प्लीज इस चीज को याद रखना, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 4 मैरिजेस के बारे में बात करी गई है, तो हम भी उसके बारे में बात करते हैं ना, मैंने बोला उससे बाहर हम नहीं जाएंगे, सिर्फ हम एनसीईआरटी तक ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि होता यही है कि आप लोग चाहते हैं कि एनसीईआरटी रिवाइज करें बस, और फिर बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर देते हैं, बट मैंने उतना नहीं किया है। मुझे जो लगा कि इंपॉर्टेंट है, जो एक्स्ट्रा चीज़ बतानी चाहिए, सिर्फ वही किया है, बाकी कुछ भी ऐड नहीं किया है, ठीक है। अब देखो, जिसमें इधर जो बात करी गई है मनुस्मृति में, जो पहली चौथी पांचवी और छठी जो मैरिज है उसके बारे में बताया गया है, जिसमें से मुझे लगा कि फर्स्ट और सिक्स्थ आपको पता होनी चाहिए, बाकी सब तो ठीक है। यहाँ पे क्या है कि द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर आफ्टर ड्रेसिंग हर विद कॉस्टली क्लोथ्स एंड ऑनरिंग हर विद प्रेजेंट ऑफ ज्वेल्स टू अ मैन लर्नड इन वेदा। ये प्लीज याद रखना कि पहली शादी में क्या बोला गया, कि उस इंसान को अपनी बेटी को दिया जा रहा है, अपनी बेटी को उस इंसान को दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, जो वेद को जानता हो, जो वेद को जानता हो, जिसने वेद पढ़े हो, ठीक है। और इसको फादर खुद अपने आप इनवाइट करता है कि मेरी पुत्री से आप विवाह कर सकते हैं, ठीक है। और पुत्री को क्या दिया जाता है, ज्वेल्स दिए जाते हैं, मतलब ज्वेलरीज दी जाती है,
वैसे ही आप चौथी में देखोगे, ये वॉलेंट्री यूनियन है। वॉलेंट्री यूनियन मतलब कि मैरिड, वो लव मैरिज की बात करी गई है, ठीक है, ऑफ अ मेडन एंड अ लवर। इसको क्या माना गया? इसको बैड मैरिज माना गया, ठीक है। अब बैड है या नहीं है वो पता नहीं मुझे, बट ये मनुस्मृति में ऐसा बोला गया है, उन्होंने इसे बैड माना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी कोई भी सोच आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो सोच रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो बुक में लिखी गई है ना। तो इसे प्लीज मुझसे बिल्कुल भी कनेक्ट मत करना, क्या सही है क्या गलत है, सब सही है सब गलत है, ठीक है। ये हर लोग के हिसाब से चीजें सही भी हो जाती है, गलत भी हो जाती है ना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हैं। द गोत्रा ऑफ वुमन, ठीक है, गोत्र ऑफ वुमन का मतलब क्या है? गोत्र, जिसे हम गोत्र बोलते हैं, है ना। अब इसमें सतवाहनास की बात करेंगे। मैं पहले ना पूरे पेज का क्रक्स बता देता हूँ, फिर हम एक एक लाइन को देख लेंगे, ठीक है। हुआ क्या कि ये देखा गया कि मेनली जो गोत्र है, आपको पता है कि आप अपने फादर का गोत्र लगाते हैं, ठीक है। अगर वुमन की भी शादी हो जाती है तो उसके बाद ये देखा गया है कि अपने पति का गोत्र जो है वो उसे यूज करती है, और जो बच्चों में भी ये बोला जाता है जो फादर का गोत्र है उसे ही माना जाएगा। बट सतवाहनाज में ऐसा नहीं देखा गया। सतवाहनाज में क्या देखा गया, जब लड़की मैरिड भी हो जाती है उसके बाद भी उसके जो फादर का गोत्र था उसे ही वो यूज करती थी, है ना। वैसे ही ब्राह्मण के दो गोत्र हैं, गौतम गोत्र और वशिष्ठ गोत्र। तो सतवाहनास जो रूलर थे, जो ब्राह्मण्स थे, ठीक है, और सतवाहना जो रूलर्स थे वो ब्राह्मण्स थे, ये बात आपको याद रखनी है। इन्होंने रूल किया था सेकंड सेंचुरी बीसी से लेके सेकंड सेंचुरी सीई तक, ठीक है। तो ये जो है ये दो गोत्र यूज करती थी, इनकी जो विमेन थी, ठीक है, कौन सा? गौतम गोत्र और वशिष्ठ गोत्र, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, बस इतना इंपॉर्टेंट था। और दूसरी बात की जो बेटे थे ना, जो बच्चे होते थे, उनका भी ये देखा गया कि वो अपनी माँ का गोत्र अपने नाम से पहले लगाते थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा गौतमी पुत्र सताकर्णी, है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है बट कोई बात नहीं, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि गौतमी पुत्र सताकर्णी मतलब कि गौतमी मीन्स कि गौतम गोत्र है। अब वुमन ने लगाया तो उसके एक फीमेल वर्जन दे दिया गौतमी, ठीक है। और नाम के आगे पुता मीन्स पुत्र, और जो आगे उसका इंसान का नाम है वो यहाँ पे रूलर का नाम है वो लग दिया सताकर्णी। ये आपको याद रखना है ऐसे, ठीक है। तो गौतमी और गौतम अलग नहीं है, बस गौतम गोत्र है, क्योंकि एक फीमेल के आगे लगे तो उसको गौतमी लिख दिया वहां पे, ठीक है, कि मदर से ही आया है ये गोत्र। ओके। अब देखो, वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस एविडेंट फ्रॉम 1000 BCE ऑनवर्ड्स। 1000 BCE के बाद चल गए, अभी तक जो हम बात कर रहे थे ये 600 BCE से 600 CE तक की बात कर रहे थे। पर बोला गया एक ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस है जो 1000 BCE से ही देखी गई है, वो ये है कि गोत्र डिफाइन करे गए हैं। गोत्र डिफाइन करे गए हैं, लोगों को क्लासिफाई किया गया है उनके गोत्र पे। समझे इस चीज को, ठीक है। तो मेरा जो गोत्र है वो भी यही है, गौतम गोत्र, ठीक है। तो इसलिए मैं इतना आपको समझा रहा था कि कैसे कैसे इन्होंने ये किया है, क्यों, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। अब देखिए जरा, ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर वैदिक सीर and all those who belong to the same गोत्र were regarded as his descendant। कि ये बोला गया कि जिसका भी गोत्र सेम होता जा रहा है ना, वो क्या है, वो एक ही के उसी लीनेज के वो लोग हैं, उसी से वो बिलोंग करते हैं, वही उनके डिसेंडेंट्स है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू द वुमन, अकॉर्डिंग टू दिस वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र। जैसे मैंने बताया कि शादी से पहले अपने फादर का गोत्र यूज कर रहे हैं, पर शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के गोत्र को यूज करेंगे, ठीक है। और ये भी बोला गया जिनका गोत्र सेम है वो शादी नहीं कर सकते, वो शादी नहीं कर सकते। बट यही है कि फादर का गोत्र छोड़ के अपने हस्बैंड का गोत्र लगाना है, इसमें एक्सेप्शंस आ गए सतवाहनास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या देखा गया, यहाँ पे ये देखा गया कि नेम ऑफ अ वुमन हु मैरिड सतवाहना रूलर्स इंडिकेट दैट मेनी ऑफ देम हैड नेम्स ड्राइव फ्रॉम सच गोत्रा सच एज गौतम एंड वशिष्ठ, जो उनके फादर के गोत्र थे। तो इनमें ये देखा गया सतवाहनाज में कि इन्होंने अपने फादर का जो गोत्र है, इनकी जो विमेन थी वो उसे ही यूज करती थी, और अपने हस्बैंड का गोत्र यूज नहीं करती थी। और ये किसके अगेंस्ट चला गया? ब्राह्मणिकल रूल के अगेंस्ट। और बोला गया ये तो खुद ब्राह्मण थे, समझे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे रूल्स थे जिसे क्या किया गया, उसके विरुद्ध भी जाया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई रूल्स लिख दिए गए हैं तो प्रॉपरली उन्हें फॉलो ही किया जा रहा है हर जगह, ऐसा नहीं है, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। सम ऑफ दीज वुमन बिलोंग्ड टू द सेम गोत्र, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, अगर वुमेन जो है वो सेम गोत्र की हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तो बोला गया कि सेम गोत्र आपस में मैरी नहीं कर सकते, बट यहाँ तो ऐसा देखा गया कि सेम गोत्र में मैरिज हो रही है। तो मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, ये तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे एंडोगैमी भी हो रही थी। यहाँ तो एंडोगैमी भी हो रही थी कि अपने ही रिलेटिव्स में शादी हो गई है। ठीक है, तो रैन काउंटर टू द आइडियल एक्सोगैमी, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के हिसाब से, ब्राह्मणिकल रूल्स के हिसाब से करा जाना चाहिए था एक्सोगैमी, पर सतवाहनाज में सेम गोत्र में शादी हो रही थी, मतलब एंडोगैमी भी हो रही थी। समझे इस चीज को? तो सतवाहनाज एक बहुत बड़े एक्सेप्शन है, इसको याद रखना आप। ठीक है, इसीलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात को प्लीज याद रखना। तो ये देखा गया कि एंडोगैमी जो है इन इनमें सतवाहनाज में प्रीवेलेंट थी। ठीक है, और ये भी देखा गया जो एंडोगैमी है ये सतवाहनाज के साथ साथ साउथ इंडिया में भी प्रीवेलेंट थी। ठीक है, साउथ इंडिया में आज भी आप देखेंगे जो रिलेटिव्स हैं उनमें शादियां हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम से चलता हुआ आ रहा है। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मुस्लिम्स में होती है? नहीं, मुस्लिम्स में तो होती ही है, पर साथ ही साथ साउथ इंडिया में जो हिंदूज हैं उनमें भी ये एंडोगैमी देखने को मिली है आज भी। इस बात को प्लीज याद रखना। दे यूज द यूनिफॉर्म टाइटल राजा। तो किसकी बात चल रही है? सतवाहनास की, कि ये एक टाइटल यूज करते थे राजा नाम का। पुता जो है वो एक प्राकृत वर्ड है, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पुता जो है वो बोला तो जाता है सन को, पुत्र को बोला जाता है, पर कौन सी लैंग्वेज में? देखो संस्कृत में होता पुत्र बोला जाता, पुता बोला जा रहा है, कौन सी लैंग्वेज है? प्राकृत है। वो आपको पाली प्राकृत में कंफ्यूज कर देंगे, प्लीज याद रखना। पुता प्राकृत, पुता प्राकृत, पुता प्राकृत, प्लीज याद रखना। और गौतमी पुत्र का मतलब क्या है? सन ऑफ गौतमी। और ये जो गौतमी है, वशिष्ठी है, ये अलग गोत्र नहीं है, ये बस फीमेल वर्जन है इन गोत्र का। ठीक है, तो गौतमी हो गया, वशिष्ठी हो गया, और फेमाइन फॉर्म्स ऑफ गौतम एंड वशिष्ठ, ये आपको याद रखना है। सतवाहना रूलर जो है वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स। मेट्रोनिमिक्स का मतलब क्या है? जब भी जिसे हम कहते हैं कि कोई अपनी माँ का नाम, अपनी माँ का गोत्र लेके आ रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको पेट्रोनिमिक्स कहेगा, कि अपने माँ के नाम से पुकारा जा रहा है। ठीक है, और हमने क्या देखा गया कि जो सक्सेशन था वो पैट्रिलिनियली था, कि जो फादर है उसका बच्चा आगे राजा बनेगा, उसका बच्चा आगे राजा बनेगा, लेकिन जो नाम है वो माँ का चल रहा है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। डाइवर्सिटी आप देखिए इनमें, डाइवर्सिटी देखिए आप इनमें। ठीक है, नाम माँ के साथ का चल रहा है, पर सक्सेशन पैट्रिलिनियल ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर तो बृहद अर्यान का उपनिषद जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? प्लीज इसको याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बृहद आर्यन का जो है उपनिषद, इसमें किसके बारे में बात करी गई है? तो इसमें क्या बात करी गई है? ये अर्लीस्ट उपनिषद में से एक है। Contains a list of successive generation of teachers and students, many of whom were designated by metronymics. metronymics मैंने बता दिया था, जो भी नाम माँ की साइड से मिलेगा उसे मेट्रोनिमिक बोलते हैं। ठीक है, तो इस ये जो बृहद अर्यान का है, इस उपनिषद में ये देखा गया कि टीचर्स सक्सेसिव, मतलब कि एक के बाद एक जो टीचर्स आए उनके बारे में बात करी गई है, और उनके स्टूडेंट्स के बारे में बात करी गई है। और ये देखा गया कि उनके जो नाम है उसमें मेट्रोनिमिक्स देखने को मिला है, मतलब कि माँ की तरफ का जो नाम है वो यूज किया गया। ठीक है, अब क्या है, ये जो अर्थ है, अर्थ है, ये एक्चुअली, ये प्लीज याद रखना, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे कंफ्यूज करेंगे आपको। अर्थ का मतलब अभी तक जो हमें समझ में आता है वही आता है, मीनिंग क्या होता है ना? मीनिंग क्या होता है? पर अगर ऑप्शंस में आए ना पर्पस प्लस, मेरे को लगता है ये पूछ लेंगे अर्थ का मतलब। याद रखना, अर्थ का मतलब वेल्थ भी होता है, अर्थ का मतलब वेल्थ भी होता है, ये आपसे पूछ लेंगे। वेल्थ है तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी मतलब होगा, लाइवलीहुड भी मतलब होगा। प्लीज याद रखना, मीनिंग तो होता ही अर्थ, जो हम नॉर्मली जानते हैं अर्थ का मतलब, बट वेल्थ भी इसका मतलब होता है, प्लीज याद रखना। ओके, और कैसा वर्ड है? संस्कृत वर्ड है। फिर थर्ड जो है आपका टॉपिक, उसमें सोशल डिफरेंसेस के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे हम जो सोशल डिफरेंस की बात करेंगे, ये एक कास्ट में कैसा सोशल डिफरेंस है और डिफरेंट कास्ट में कैसा सोशल डिफरेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब एक कास्ट के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो कई अपने आप को ऊंचा मानते हैं, कुछ नीचा मानते हैं। ठीक है, और फिर कास्ट सिस्टम तो आ ही जाता है उसमें, तो ऊंच नीच वैसे ही चलती है ना? तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। कास्ट रेफर्स टू
हेरार्कियल ऑर्डर ऑफ सोशल कैटेगरीज जो धर्म सूत्रार्थ और धर्म शास्त्रार्थ में दिया गया है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इंडिया में आप रहते हो और कास्ट के बारे में आपको ना पता हो, कास्ट का मतलब आपको ना पता हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो उस टाइम से ये चीजें चलती हुई आ रही है, प्लीज आपको याद रखना है। ओके, और भाई साहब आज भी डॉग्स आगे देखो क्या करते हैं, ये जैसे ही मैं क्लास लेता हूँ वैसे ये थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस दिखाने आ जाते हैं यहाँ पे कि हम भी हैं यहाँ पर, हमसे भी मिलवा दीजिए, ठीक है। तो आज देखो फिर से भौंकने आ गए हैं यहाँ पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द राइट ऑक्यूपेशन, राइट ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर आदमी है जिस भी सोशल कैटेगरी से, उसका राइट ऑक्यूपेशन क्या होगा वो इसमें लिखा गया है, वो इसमें बताया गया है, ठीक है। अभी कितना सच है कितना गलत है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है, बट हमने जो पढ़ना है हम वो पढ़ के आगे निकलते हैं, नहीं तो फिर वो जो सोसाइटी के ऊपर डिस्कशन है वो तो आप 10 घंटे कर लो, 15 कर लो, है ना, जैसे वंदे मातरम के ऊपर हुआ था पार्लियामेंट में, फिर तो कितना ही कर लो, है ना। अब देखो जरा, बीच बीच में थोड़ा सटायर भी चलते रहना चाहिए। द धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास कंटेन रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ 4 कैटेगरीज और वर्णास। तो मतलब कि धर्म सूत्रास में और धर्म शास्त्र में मैंने आपको क्या बताया था, इनमें नॉर्म्स दिए गए हैं, उसी नॉर्म्स में ये बताया गया है कि जो भी पर्टिकुलर जिस भी वर्ण से बिलोंग करता है, जो भी उसकी कास्ट है, उसके हिसाब से उसके ऑक्यूपेशन होंगे, ठीक है। और उसको ही 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब देखो मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं, मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं, बट मुझे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके, जिसमें से मुझे बहुत ही गलत चीज लगी जो यहाँ पे लिखी गई है ना, बट चलो ठीक है पढ़ते हैं एक बार। ये बोला गया कि ब्राह्मण्स का जो काम है वो क्या है, उनको वेदों को पढ़ना है और उन्हें पढ़ाना है, वेदों को पढ़ना है और पढ़ाना है, ठीक है। उनको सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करना है और दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करवाना है, सैक्रिफाइस खुद भी परफॉर्म करने और दूसरों के लिए करवाने हैं। उनको गिफ्ट को रिसीव भी करना है और उन्हें गिफ्ट को देना भी है। ये याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अभी तो आपको यही बताया ना कि ब्राह्मण जो है वो गिफ्ट लेते ही लेते हैं बस, ठीक है, हर जगह से नहीं, गिफ्ट देना भी उनका काम है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। क्षत्रियास की बात कर रहे हैं, है ना। क्षत्रियास का काम क्या बताया गया कि इनको लोगों को प्रोटेक्ट करना है, इनको वॉर्स में जाना है, ठीक है, इनको अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना है, तो ये बोला गया वर टू एंगेज इन वॉरफेयर, पीपल को प्रोटेक्ट करना है, जस्टिस जो है वो लोगों तक पहुंचाना है, जस्टिस करना है, अगर कोई आपको दिखता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो आपको जस्टिस प्रोवाइड करना है। जो क्षत्रियाज हैं उनको भी वेद पढ़ने हैं, उनको भी सैक्रिफाइस परफॉर्म करने हैं, वो सैक्रिफाइस करवा नहीं सकते क्योंकि वो ब्राह्मण्स का काम था, ठीक है, वो ब्राह्मण्स का काम था। तो क्या किया गया, इनको बोला गया आपको सैक्रिफाइसेस परफॉर्म नहीं करने, आपको सैक्रिफाइस करवाने हैं, ठीक है। एंड मेक गिफ्ट्स, आपको गिफ्ट देने हैं, याद रखना इधर क्या लिखा है कि आपको गिफ्ट्स लेने हैं, यहाँ कहीं नहीं लिखा, प्लीज याद रखना, इनको गिफ्ट बनाने हैं, प्लीज। मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन एक एक वर्ड से आपकी पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं वैश्यास, ठीक है, इनको भी बोला गया कि आपको वेदों को पढ़ना है, आपको वेदों को पढ़ना है, आपको सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करवाने हैं, ठीक है, आपको गिफ्ट्स बनाने हैं। और पर्टिकुलरली देखा गया जो वैश्यास थे वो किसमें एंगेज थे, एग्रीकल्चर हो गए, पैस्टोलिज्म हो गया, ट्रेड हो गया, इसमें वो एंगेज थे। बट शूद्रास को क्या बोला गया, इनको बोला गया कि आपका एक ही काम है बस कि आपको जितने ये ऊपर के वर्ण हैं, ठीक है, ऊपर के जो कास्ट हैं, इनको आपको बस सर्व करना है। क्या इनको बात करी गई, बोला गया कि आपको वेद पढ़ने नहीं, वेद नहीं पढ़ने, क्या सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने नहीं करने, गिफ्ट बनाने लेने देने नहीं, आपको बस क्या करना है, आपको ये बोला गया उस टाइम पर कि सर्व करना है हायर वर्ण को, ठीक है। तो ये चीज थी जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, विच इज नॉट राइट, ठीक है। फिर हाउ वर दीज नॉर्म एनफोर्स्ड, अब क्वेश्चन ये है कि आपने कोई चीज लिख दी, आपने कोई चीज लिख दी, आज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं चीजें, उसको कोई तो होगा जो लागू करवाएगा, उसको लागू करवाने के लिए कौन है ना, उसको लागू करवाने के लिए सरकार है। ऐसी उस टाइम पे सरकार कौन थी, रूलर्स। तो उनके थ्रू बोला गया, दे एडवाइज्ड किंग्स टू इंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम, कि आप लोगों के किंगडम के अंदर ये नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए, ठीक है। और फिर लोगों को अगर बेवकूफ बनाना है, ठीक है, लोगों को अगर बोलना है कि ये चीज आपको करनी है, लोग अंधे हैं, ठीक है। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए एक काम कर देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो ये जो
मतलब कोई भी पर्टिकुलर साधु आ गया है, ये तो भगवान ने भेजा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सारे साधु बेकार है, नहीं। बहुत सारे साधु बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी सोच रखते हैं। ठीक है, अच्छा ज्ञान देते हैं, है ना? बट बहुत सारे बहरूपिये भी घूम रहे हैं। ठीक है, जो आज जेट्स में घूम रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही उस टाइम पे बोला गया कि ये जो वर्ण ऑर्डर है, ये जो कास्ट सिस्टम है, ये कहाँ से आया है? ये तो डिवाइन ओरिजिन है, ये तो भगवान ने खुद बनाया है। ऐसा बोला गया उस टाइम पर। दे अटेम्प्टेड टू परसुएड पीपल दैट देयर स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ, कि भगवान ने आपको इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर कास्ट में भेजा ही इसलिए है क्योंकि आपसे वो ये काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी भी चीज को अगर लागू करवाना है तो भगवान से जोड़ दो उसे। ठीक है, तो ये तीन चीजें थी जिसकी हेल्प से इन्होंने नॉर्म्स को एनफोर्स किया। स्टेट, अब देखो कितने आसानी से बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से। तीन स्टेटमेंट तो मैंने ही आपको दे दी है, चौथी वो अपने आप बना देंगे अपने मन से। ठीक है, अब देखो, टू जस्टिफाई देयर क्लेम्स ब्राह्मण्स ऑफन साइटेड अ वर्स फ्रॉम हाइम इन द ऋग्वेदा, कि अपनी बात का प्रमाण देने के लिए, अपनी बात को और ऊंचा रखने के लिए उन्होंने बोला कि एक हाइम है ऋग्वेद में, जिसमें ये बताया गया, जिसमें ये बोला गया द ब्राह्मण वॉज हिज माउथ। ये गॉड की बात चल रही है कि गॉड के जो माउथ है वो क्या है, वो ब्राह्मण से। आर्म्स जो है वो कौन है, क्षत्रिय है। थाइज कौन है, वैश्य है। ठीक है, और फीट कौन है, शूद्र है। ठीक है, ये बोला गया है। अगर भगवान है तो भगवान ऐसा तो नहीं कर सकते, वो ऐसा तो नहीं बोल सकते, है ना? तो फिर वही है कि इट इज क्वेश्चनेबल। आज की सोसाइटी को आप देखेंगे तो ठीक है, बट उस टाइम पर इस तरीके से बोलकर इसे एनफोर्स किया जाता था। ठीक है, बट ये बहुत गलत चीज बोली गई। आगे बढ़ते हैं। फिर आदि प्रवन, वही वाली बात मैंने आपको बताया, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है, महाभारत की बात करी गई है। और उसमें क्या बताया गया, उसमें बताया गया है कि कैसे कैसे इनिशियल लेवल पर कौरव और पांडवास के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो किस बात पे हुई थी, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, तो उसी में एक टर्म का यूज किया गया है, निषाद। ठीक है, ये वही कम्युनिटी है जिससे एकलव्य बिलोंग करते थे, एकलव्य बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये कैसी कम्युनिटी थी, एक हंटिंग कम्युनिटी थी। बाकी आपको स्टोरी पता होगा, है ना, कि वो सिर्फ जो है उन्होंने एकलव्य को टीच करने से मना कर दिया था द्रोणाचार्य ने। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनका एक पुतला बनाया, वहां पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। उसके बाद द्रोणाचार्य को ने अर्जुन को बोला हुआ था कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से सबसे बलवान तुम रहोगे, तुम्हारी सबसे अच्छी तीर अंदाजी होगी, ये सब। बट फिर सामने आ गए थे एकलव्य, और एकलव्य वॉज वेरी प्रोमिनेंट। ठीक है, वो बहुत ही वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उनके अंदर तीर बाजी का बहुत बड़ा जिसे हम कहते हैं कि टैलेंट था। ठीक है, तो अर्जुन ने क्वेश्चन किया, तो इस वजह से द्रोणाचार्य ने क्या किया, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थी। तो ये क्या है कि ये बोला जा सकता है कि एकलव्य कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो निषाद कम्युनिटी से। और निषाद कम्युनिटी कैसी कम्युनिटी थी, एक हंटिंग कम्युनिटी थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब वही है कि देखो ब्राह्मणिकल ऑर्डर में हमने ये देखा है कि लिखा है कि ये जो किंग्स हैं, ये जो रूलर्स हैं, जो प्रोटेक्शन का काम है, ठीक है, वो किसका है, वो क्षत्रिय का है। पर अभी सतवाहनाल हमने देखे वो तो ब्राह्मण्स थे। ठीक है, तो क्या यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं देखे गए? जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर्स हैं, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, संस्कृत टेक्स्ट है, उनमें जो रूल्स लिखे गए हैं, क्या उसमें एक्सेप्शंस नहीं देखे गए? बिल्कुल देखे गए। सतवाहनाद उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। उन्होंने एंडोगैमी भी करी है। समझे इस चीज को? इस चीज को प्लीज याद रखना। ठीक है, according to Shastras, only Kshatriyas could be kings. However, several important ruling lineage probably had different origin, but in real political power was effected open to anyone who could master support and resources and rarely depended on the birth as a Kshatriya. क्या बोला गया? ये बोला गया कि हाँ, शास्त्राज में ऐसा लिखा गया कि क्षत्रिय का काम है किंग बनना, बट रियल लाइफ में आप देखेंगे हर वो इंसान पावरफुल बन गया, या हर वो इंसान किंग बन गया जो क्या है, जो कुड मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, जो सपोर्ट और रिसोर्सेज ले पाए आसपास के लोगों का और उस सीट को हासिल कर पाए। ठीक है, और ये बोला गया इट वाज रेयरली डिपेंडेड ऑन बर्थ एज क्षत्रिय। उस टाइम से देखा गया कि ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय हो तभी आप क्षत्रिय हैं तभी आप किंग बन सकते हैं, नहीं। बहुत सारे और भी देखने को मिले। अब क्या है, क्या क्वेश्चन है, देखो ऐसे ही देखा गया। जो सोशल बैकग्राउंड है, जैसे मौर्य है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट चली।
बहुत बड़ी डिबेट चली। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो ये कहते थे कि ये क्षत्रियास थे, बट जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे वो ये कहते हैं कि ये लो ओरिजिन के थे। मतलब इनको वो क्या मानते थे, इनको वो ये कहते थे कि इनकी कास्ट जो है वो लोअर कास्ट है, वो क्षत्रियास नहीं है, ऐसा वो कहते थे मौर्यस के बारे में। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चनेबल है ये बात याद रखना। जो शुंगास और जो कानवास थे, वो देखा गया वो ब्राह्मण थे। ऐसे सतवाहनास जो थे वो भी ब्राह्मण थे, ये बोला गया। ठीक है, तो आपको देखने को मिल रहा है कि अगर मान लिया जाता है कि मौर्यास जो थे वो लो ओरिजिन से थे, तो आप देखेंगे कि क्षत्रियास नहीं है। वहीं पे शुंगास एंड कानवास क्षत्रियास नहीं है, ब्राह्मण से, उन्होंने भी रूल किया। ऐसे ही जो शाकास थे, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, दे वर रिगार्डेड एज मलेच्छास। ठीक है, मलेच्छास क्या बोलते थे, ये क्यों होते, किसको नाम दिया गया था, ये बोला गया था ये वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, जो लो ओरिजिन के लोग हैं। ठीक है, उनकी बात करी गई थी, जो बाहर से आए, आउटसाइडर्स, बारबेरियंस। ठीक है, जिनको कुछ नहीं पता, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उन्हें बारबेरियंस बोला जाता है। ठीक है, तो आउटसाइडर्स बोला गया है इन्हें, तो उन्होंने भी रूल किया है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो बेस्ट नोन है वो कौन है, सतवाहना डायनेस्टी। उसमें जो गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी है, उनकी बात यहाँ पे करी गई है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि क्लेम टू बी बोथ अ यूनिक ब्राह्मण, ठीक है, जिसे एक का ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है ना, इनके लिए यूज होता है। एक एक वर्ड जो अंडरलाइन कर रहा हूं याद होना चाहिए आपको। और इन्होंने बोला कि मैं तो वो हूं जो क्षत्रियास की प्राइड को डिस्ट्रॉय करता है। समझे इस चीज को? तो ये चीज याद रखना, यस देयर वर एक्सेप्शंस। इस चैप्टर में, ये पूरा चैप्टर ही एक्सेप्शन से भरा हुआ है। ठीक है, ही ऑल्सो क्लेम्ड दैट टू हैव इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो इंटरमैरिज amongst members of four varnas. At the same time, he entered into marriage alliance with the kin of Rudraman, Shaka ruler. ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी, मतलब एक्सेप्शन से चीजें यहाँ पे भरी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब बात चलती है जाति की। जाति आपको पता ही है क्या होता है ना, एंड सोशल मोबिलिटी। देखो, वर्ण तो सिर्फ चार में डिवाइड कर दिए गए थे। ठीक है, वर्ण तो सिर्फ चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए थे, बट अब इंसान की आदत है कि जब वर्ण डिवाइड कर दिए तो उसमें भी और भिन्न प्रकार प्रकार की जातियां बनाई जाएगी। ठीक है, तो क्या किया गया, इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्ण वॉज बेस्ड ऑन बर्थ, बट वर्ण तो सिर्फ चार में फिक्स्ड थे, पर जातियों के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कितनी भी जातियां हो सकती हैं। जैसे जो जंगल में, जैसे एकलव्य की हमने बात करी, उस उनको निषाद बोल दिया गया। जो गोल्ड स्मिथ थे, उनको अलग कैटेगरी से बोला गया, उनकी जाति क्या रख दी गई, सुवर्ण करा। सुवर्ण का मतलब क्या होता है, स्वर्ण का मतलब होता है गोल्ड, और करा मीन्स की जो उसे बनाता है, तो स्वर्ण करा गोल्ड स्मिथ को बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको डिफरेंट जाति देखने को मिलेगी, जैसे श्रेणीज और गिल्ड की बात करी गई थी। आपको पता है मर्चेंट जो कम्युनिटी थी, जो ट्रेड करते थे, उनको इसमें रखा गया था। ठीक है, फिर ऐसी एक इंपॉर्टेंट स्टोन इंस्क्रिप्शन है मांडेसौर का, जो मांडेसौर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश का है। इस इंस्क्रिप्शन में, स्टोन इंस्क्रिप्शन में ये बात करी गई कि एक गिल्ड था, गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स। ठीक है, एक गिल्ड थे सिल्क वीवर्स का, जो ओरिजिनली तो गुजरात में रहते थे। लता एक जगह है जो गुजरात में, वहां पे रहते थे, और उन्होंने माइग्रेट किया था मैंडेसौर में। ठीक है, जो उस टाइम पर जाना जाता था दशपुरा के नाम से। ठीक है, उसमें ये बोला गया कि उन्होंने इतनी डिफिकल्ट जर्नी, गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, तब ट्रेन नहीं चलती थी ना शाम की, तब बसें नहीं चलती थी, कार नहीं होती थी, है ना, तो इतनी लंबी जो जर्नी थी उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उन्होंने ये सुना था कि मंडेसौर में एक राजा है जो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, जो बहुत ही ज्यादा हम्बल है, जो बहुत ही ज्यादा लोगों का ख्याल रखते हैं, इस वजह से इन्होंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया था। तो ये एक इंस्क्रिप्शन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि मैंडेसौर जो इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में क्या स्टोरी थी, है ना, तो दो स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना देंगे वो आराम से, है ना, तो याद रखना। फिर वानिक या सार्थवाह, वानिक या सार्थवाह दोनों किसको बोला जाता था, मर्चेंट्स को। तो मर्चेंट्स का दो नाम प्लीज याद रखना, वानिक और सार्थवाह। ठीक है, आपको पता है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम प्रीवियस ईयर पेपर जो कर रहे हैं उसमें हमने देखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी भी टर्म को उठा के रख देते हैं और बोलते हैं किसके लिए यूज होती थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऐसी सार्थवाह या वानिक आ गया तो मर्चेंट्स के लिए यूज होती थी।
मृच्छकटिका जो बुक है वो किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कब लिखी है? 4th सेंचुरी सी में। ठीक है, किसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है? हेयर द हीरो चारु दत्ता वॉज डिस्क्राइब्ड एज बोथ ब्राह्मण एंड अ सार्तवाह। मतलब कि आपने अभी क्या देखा कि मेनली ट्रेड में जो थे, मर्चेंट जो थे, वो वैश्य के लिए डिफाइन किया गया था। पर यहाँ पे एक चारु दत्ता की बात करी गई है। कहाँ पर? मृच्छकटिका जो शूद्रक ने लिखी है, उसमें क्या बात करी गई कि एक चारु दत्ता है जो ब्राह्मण भी है और सार्थवाह भी है, मतलब मर्चेंट भी है। मतलब एक ऐसे ब्राह्मण जो कि क्या कर रहे हैं? जो ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, एक्सेप्शन भरे हुए हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहीं से। तो प्लीज बुक याद रखना कौन सी बुक है और किसने लिखी है और उसमें क्या लिखा हुआ है, प्लीज ये याद रखना। सीएपीएफ वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। पर यूपीएससी में थोड़ा वो उसके ऊपर पूछते हैं, थीम्स के ऊपर। ठीक है, और अगर बुक्स आएंगी तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेयर वाले, उसमें पूछे जाते हैं, है ना। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? देयर वर एंड ऑलवेज हैव बीन पॉपुलेशन whose social practices were not influenced by the brahmanical ideas। मैंने बोला कि बहुत सारी ऐसे रीजनल डिफरेंसेस हैं। देखो वही चीजें बार बार लिखी गई हैं। ठीक है, बस उसमें एक एक दो दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड करी है, जिसमें एग्जांपल देती है, इस वजह से मुझे बार बार ऐड करनी पड़ रही है। ठीक है, नहीं तो वही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, वही बार बार आ जा रही है। ठीक है, तो व्हेन दे फिगर संस्कृत टेक्स्ट दे आर ऑफन दे, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये चीजें फाइंड करी हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। अरे भाई साहब, अब तो यहीं आगे भौंकने लगे, वाह। दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ऑड, अनसिविलाइज्ड एंड इवन एनिमल लाइक। किसकी बात चल रही है? जो ब्राह्मणिकल आइडियाज को फॉलो नहीं करते थे, उनकी बात चल रही है। ठीक है, फिर इन सम इंस्टेंसेस दीज इंक्लूडेड फॉरेस्ट ड्वेलर्स for whom hunting and gathering remained an important means of subsistence। कैटेगरीज सच एज निषाद, जो अभी हमने देखा, जो एकलव्य थे जिससे बिलोंग करते थे, वो इसका एग्जाम्पल है। तो क्या बोला जाता था? जो ब्राह्मणिकल आइडियाज है, संस्कृत टेक्स्ट है, उनके हिसाब से जो लोग हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करते, उनको ऑड माना जाता था, अलग माना जाता था, अनसिविलाइज माना जाता था, बारबेरियन माना जाता था, और इवन एनिमल लाइक बोला जाता था। बोला जाता था जो पशुओं की तरह जी रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स जैसे शाकास के लिए देखा, उनको मलिच्छास बोला गया। ठीक है, क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि वो बाहर से आए लोग हैं, उन्हें संस्कृत के बारे में कुछ नहीं पता। तो मतलब अगर किसी को संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती तो उसे आउटसाइडर बोला गया, मलिच्छास बोला गया। ठीक है, और उनको बोला गया कि उनकी तरफ मतलब कि इस नजरों से देखा जाता था कि वो हमसे कम है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसीलिए आपको बहुत सारी स्टोरीज में ऐसा देखने को मिलेगा, ये जो राक्षस वर्ड है ना, ये पता है किसके लिए यूज किया गया और क्यों किया गया? जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं ना, उस देखा गया कि जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं उन्हें राक्षस ही मान लिया गया। ठीक है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिसेस, उनके रंग ढंग, उनके रहने का तरीका वो अलग है, तो उसे राक्षस मान लिया गया उन्हें। ठीक है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बियॉन्ड द फोर वर्ण सबऑर्डिनेशन एंड कंफ्लिक्ट। वही कि चार वर्ण तो हैं, इनमें क्या था कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, या इनके बीच में क्या कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, उसके बारे में इस टेक्स्ट में बात करी गई है। ठीक है, Brahmins considered some people as being outside the system. They also develop a sharper social divide by classifying certain categories as untouchables। तो क्या ये किसी टेक्स्ट में नहीं लिखा गया? बिल्कुल लिखा गया है। ब्राह्मण्स ने ये संस्कृत टेक्स्ट में लिखा था कि जो लोग इस सोशल सोसाइटी से अलग हैं, बाहर के लोग हैं, वो अनटचेबल हैं। जैसे उनमें से एक बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको प्लीज पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ मैंने पॉइंट्स में लिख के, देखो क्या होता था। कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी जिनको ये काम दिया गया था कि उनको क्या करना है, उनको जो कॉर्प्स है और जो डेड एनिमल्स हैं उनको हैंडल करना है। ठीक है, अब उन वो जो लोग थे, उनको ये बोला गया कि वो अनटचेबल है। क्यों? क्योंकि वो ये काम करते हैं। और खुद को क्या बोल दिया? खुद को ये बोल दिया कि हम बहुत प्योर हैं। इसलिए हम, यहां तक कि वो जो लोग थे, उनको तो देखा जाना भी ये माना जाता था कि ये इनको देख लिया तो भी क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। और अगर वो किसी टाउन से निकलते थे या किसी विलेज से निकलते थे, तो उन्हें क्या करना पड़ता था? उन्हें क्लैपर बजाने पड़ते थे, ताकि पता चल सके वो आ रहे हैं और लोग अपनी नजरें हटा सके उनसे।
सोचो, इस टाइप की अनटचेबिलिटी उस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी। तो उन लोगों को क्या बोला जाता था? चंडालाज। ठीक है, चंडालाज बोला जाता था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बोला गया है वर प्लेस्ड एट अ वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की, सोशल हायरार्की की बात चल रही है। देयर टच एंड इन सम केसेस इवन सीइंग देम वाज रिगार्डेड पॉल्यूटिंग एंड बाय दोज हु क्लेम टू बी एट द टॉप ऑफ द सोशल ऑर्डर। मतलब किसकी बात करें? ब्राह्मण्स की बात करें, जो ऊपर थे सोशल ऑर्डर में, उनकी बात चल रही है। वो क्लैपर्स वाली चीज भी यहाँ पे लिखी होगी, नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बोल के बता दिया है ना। फिर हाँ, यहाँ पे लिखी होगी कि क्या ड्यूटीज थी चंडालस की, क्या ड्यूटीज थी चंडालस की, कि उनको विलेज के बाहर रहना था अलग से। ठीक है, उनको जो यूटेंसिल्स वो यूज करेंगे, ठीक है, वो डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स यूज करेंगे, वो क्लोथ्स पहनेंगे जो डेड लोग पहनते, जो मर चुके हैं उनके कपड़े पहनेंगे, सिंपल सी बात तो ये है। और वो आयरन के ऑर्नामेंट्स को यूज करेंगे और किसी मतलब कि मेटल के ऑर्नामेंट्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन विलेजेस एंड सिटीज एट नाइट। रात को वो किसी भी विलेज या सिटीज से नहीं जा सकते। ठीक है, उनका काम क्या है? हैड टू डिस्पोज ऑफ बॉडीज, जो हमने ऊपर बात कर ली है, एंड हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज एक्सिक्यूशनर्स, एग्जीक्यूशनर्स। ठीक है, अब यहां पे लिखा गया है फाजियान एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो फिफ्थ सेंचुरी में आपको पता है ये वो सेंचुरी है जब गुप्ता डायनेस्टी रूल कर रही थी। ठीक है, तो फिफ्थ सेंचुरी में फाजियान आए थे। ठीक है, एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है, उन्होंने ये चीज बोली थी कि अनटचेबल्स को क्या करना पड़ता था? उनको तो क्लैपर्स बजाने पड़ते थे स्ट्रीट में, अगर वो किसी स्ट्रीट से जा रहे हैं, ताकि लोग उन्हें देखना अवॉइड कर सके, क्योंकि उन्हें देखना भी क्या बोला गया था? पॉल्यूटिंग बोला गया था। समझे इस चीज को? और ऐसी जुआन जैंग जो थे, ये भी चाइनीज पिलिग्रिम ग्रिमर थे, ये 7th सेंचुरी में आए थे। 7th सेंचुरी में किसे देखा गया था? हर्षवर्धन को देखा गया था, है ना। ऑफर्ड दैट एग्जीक्यूशनर्स एंड स्कैवेंजर्स वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी, की जितने भी एग्जीक्यूशनर्स थे और स्कैवेंजर्स थे, उनको ये बोला गया उनको सिटी के अंदर रहने नहीं दिया जाता था। तो प्लीज क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो ये चंडाला जो कम्युनिटी थी उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, जो मैंने टिक किया है, वो आपको याद करना है। प्लस अब इनके ऊपर जो टिप्पणी दी गई है, जैसे किसने दी? फाजियान ने अपने टेक्स्ट में लिखा है। ठीक है, कि अनटचेबल्स को क्लैपर्स बजाने पड़ते, तो आपको याद रखना है कि ये क्लैपर्स वाली बात किसने बोली है? फाजियान ने बोली है। जुआन जैंग ने क्या बात बोली है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें याद करने के लिए नहीं है, बार बार पढ़ेंगे हो जाएगा, मुझे भी हो गया, आपको भी हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है ना। कौन सा कोई कितना ही अलग है। क्या पता मुझे जो चीज 4 बारी में याद होती है, आप में से किसी को 2 बारी में याद आ जाती हो, किसी को 6 बारी में याद होती हो, है ना। तो मेहनत करने वालों को सब हो जाता है। ठीक है, जो मेहनत नहीं करता दिक्कत बस उनकी है ना। बाकी किसी को 2 बारी में हो जाएगा, किसी को 4 में हो जाएगा, किसी को 6 में हो जाएगा, पर हो जाएगा मेहनत करने वालों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, मतंगा जटाका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए। पाली लैंग्वेज में लिखा गया। पाली लैंग्वेज में क्यों लिखा गया? लोकल लैंग्वेज है, आपको पता है, लोगों तक बातें पहुंचाना इजी हो जाता है। तो इसमें एक बोधिसत्वा की बात करी गई है। ठीक है, उसको बोला गया कि वो बोधिसत्वा, जो पर्टिकुलरली बोधिसत्वा था, वो चंडाला कम्युनिटी से बिलोंग करता था। सोचो, बोधिसत्वा, बोधिसत्वा किसको बोला जा रहा है? जो एनलाइटन हो चुके हैं, जो दूसरों को लेके जा रहे हैं एनलाइटमेंट के पाथ में, वो खुद इस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनके ऊपर पूरी स्टोरी है, पर हमें पूरी स्टोरी जानने की जरूरत नहीं है। ये हाईलाइट करती है कि किस टाइप का पेशेंस उन्होंने रखा, कंपैशन रखा लोगों के चलते, चैलेंज किया सोशल हायरार्कीज को। ठीक है, आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा गया कि ये एक सिटी से वॉक कर रहे होते, बोधिसत्व एनलाइटेंड आदमी है, पर क्योंकि इनकी कम्युनिटी ये है, तो एक औरत जो है वो इन्हें देख लेती है और फिर वो कंप्लेन करती है ना, कि मैंने इनको देख लिया, मैं अनप्योर हो गई हूँ और ये सारी चीजें। ठीक है, तो आगे जाके क्या बोला गया कि स्पेसिफिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी की यहाँ पे पूरी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में दी गई है। बट उस स्टोरी पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो स्टोरी नहीं पूछी जाएगी, है ना। तो जो पूछा जाएगा सिर्फ उतनी बात करेंगे कि जो मतांगा जटाका है वो एक पाली टेक्स्ट है, और उसमें एक बोधिसत्वा से रिलेटेड बात करी गई है, जो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? चंडाल से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड एक टेक्स्ट है। कौन सा टेक्स्ट है? मतंगा जटाका। आपको याद रखना है, जटाका का मतलब होता है स्टोरीज लिखी गई। ठीक है, मजिमा निकाया जो है, ऐसी एक मजिमा निकाया है,
वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, 2 पेज बाद मिलेगी ये मजक्मा निकाया, ठीक है। जहाँ पे मटंगा जटाका दिया गया है उसके 2 पेज आगे आपको मजक्मा निकाया के बारे में देखने को मिलेगा, बट मैंने यहीं पे उसको लिख दिया है क्योंकि दोनों पाली टेक्स्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि एक साथ ही आपको याद हो जाए। मजक्मा निकाया, मिडिल लेंथ डिस्कोर्स, ये क्या है, एक इज अ कोर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर collection that provides a comprehensive body of teaching of all aspects of बुद्ध धर्म, ठीक है। इसमें जितनी भी टीचिंग्स है बुद्ध धर्म की उसके बारे में बताया गया है। कौन सी लैंग्वेज में, पॉलिटिक्स में, क्यों लोकल लोग भी पढ़ पाए, ठीक है। इसमें एक डायलॉग दिया गया है किसके बीच में, एक किंग है जिसका नाम है अवंतिपुत्र, ठीक है, एंड अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा जिनका नाम क्या है, कच्छ चन्ना, ठीक है। इनके बीच में बात करी गई है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, अ डायलॉग बिटवीन अ किंग नेम्ड अवंतिपुता एंड अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा नेम्ड कच्चा वाज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, और आ जाएगा मतंग जटाका मजिमा निकाया और एक दो और ऐड कर देंगे। प्लीज याद रखना, मैंने अगर कोई चीज यहाँ पे लिखी है पीडीएफ में, आपका इतना बड़ा टेक्स्ट है उसको मैंने कम कम करके लिखा है, इतना छोटा छोटा आपको बताया है, कुछ ही चीजें मैंने बोल्ड में मार्क करी है, तो उसके पीछे का रीजन है कि आपको वो याद होना चाहिए। इसमें 152 सुताज हैं, डिस्कोर्सेज हैं मतलब, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मनुस्मृति क्या बोलती है, मनुस्मृति क्या बोलती है, मनुस्मृति ये बोलती है कि जो एक आदमी है, एक मैन है, उस वो 7 तरीके से अपनी वेल्थ को एक्वायर कर सकता है, और ऐसी उससे एक कम विमेन के लिए बोला है कि कोई भी विमेन है वो 6 तरीकों से वेल्थ को एक्वायर कर सकती है मनुस्मृति के हिसाब से। क्या कहती हैं, फॉर मेन के लिए तो क्या है कि इनहेरिटेंस, अपने फादर की जो प्रॉपर्टी है वो उसे यूज कर सकते हैं। फाइंडिंग्स, अगर कुछ नई चीज उन्होंने फाइंड कर ली है। परचेज, कोई चीज खरीद ली है। कॉन्क्वेस्ट, किसी चीज को जीत लिया है। इन्वेस्ट किया था कहीं, वर्क किया, काम किया उसके बाद, या फिर अच्छे लोगों से गिफ्ट लिए हैं, अच्छे लोगों से, नॉट फ्रॉम बैड पीपल, ठीक है। ये याद रखना है, इन 7 तरीकों से एक मैन को वेल्थ एक्वायर करनी चाहिए या मानी जाएगी। फिर विमेन के लिए 6 तरीके बताए, क्या है कि सबसे पहले जो, जैसे कन्यादान बोला जाता है, ठीक है, कि जो भी फायर के सामने मैरिज के टाइम पर जो भी ब्राइडल पोजेशन होगी, पोजेशन होगी, जो भी मतलब फादर देंगे उसको मान्य माना जाएगा। वो किसकी वेल्थ होगी, वो होगी वुमन की वेल्थ, ठीक है। उस पर हस्बैंड का कोई हक नहीं है, लेकिन ये है कि अगर उसे कहीं उसे देना है तो हस्बैंड की परमिशन लगेगी, लेकिन हस्बैंड का हक नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। और एज अ टोकन ऑफ इफेक्शन, ठीक है, अपने ही फादर साइड से कोई टोकन ऑफ इफेक्शन मिल जाए तब माना जा सकता है। व्हाट शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर, मदर एंड फादर, मदर, ब्रदर, फादर से कोई चीज मिले तो वो उस वुमन की है। She could also acquire wealth through any subsequent gift and whatever her affectionate husband might give her, कि हस्बैंड कोई चीज दे तो भी वो उसका है। मतलब कहीं भी आपको ये नहीं देखने को मिल रहा कि कॉन्क्वेस्ट हो गया, ये इन्वेस्ट कर रहे, नहीं, ये सब सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए। इनहेरिटेंस भी मेन के लिए, विमेन के लिए नहीं है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, कि बर्थ से जो रिसोर्सेज मिले और स्टेटस मिला उसके भी बियॉन्ड क्या चीजें चल रही थी, जैसे जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी की मतलब जेंडर के तौर पर कैसे चीजें मिलेंगी, जो मैंने आपको पीछे चीज बताई थी वही यहाँ पे लिखी गई है। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, जो पेरेंटल एस्टेट है वॉज टू बी डिवाइडेड अमंग इक्वली अमंगस्ट सन्स, कि मतलब जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनके बीच में इक्वली डिवाइड होगी जब भी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तब। पर एक स्पेशल शेयर मिलता है एल्डेस्ट सन को, और यही वो क्वेश्चन बना देंगे कि इज डिवाइडेड अमंग्स दी सन्स एंड नो स्पेशल शेयर इज गिवन टू दी एल्डेस्ट, बट यहीं पे वो आपको घुमा देंगे, ठीक है। बस याद रखना है आपको कि जो एल्डेस्ट सन होता है उसे स्पेशल शेयर मिलता है क्योंकि वो सबसे बड़ा है। याद रखना, जो विमेन है, जो लड़कियां हैं, वो कुछ भी क्लेम नहीं कर सकती अपनी पेरेंट की प्रॉपर्टी में से, ठीक है। उसके लिए उन्होंने डिफरेंट नॉर्म्स बना रखे हैं। ये चीज कहाँ लिखी गई है, मनुस्मृति में लिखी गई है। Women were allowed to retain the gifts they received on the occasion of their marriage, जैसे स्त्री धन भी बोला गया, ठीक है, कन्यादान के टाइम पे जो मिलता है, ठीक है, लिटरली अ वुमेन्स वेल्थ, स्त्री धन का मतलब। फिर क्या बोला गया,
दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन। अब याद रखना, इस चीज को समझो, जो स्त्री धन मिला, जो वुमन का धन है, ये उसके बच्चों को ट्रांसफर किया जा सकता है, उस वुमन की बच्चों को ट्रांसफर किया जा सकता है, और इसमें हस्बैंड का कोई भी क्लेम नहीं होगा, कोई भी क्लेम नहीं होगा। बट फिर मैंने वही बात बोली, मनुस्मृति के हिसाब से वुमेन को यह बोला गया कि अगर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो, फैमिली की कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो, या उनके कोई भी वैल्यूएबल्स आपके पास हैं, तो आप बिना हस्बैंड के परमिशन के वो नहीं रख सकते। ये भी चीज है। यहां तो बोला है कि आपको जो अपने पेरेंट्स से मिल रहा है वो आपकी अपनी चीज है, वो उस पे हस्बैंड का कोई क्लेम नहीं है। बट अगर आपको ओन करना है, आपको मतलब उसकी कोई भी होर्डिंग करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हस्बैंड की परमिशन जरूर लेनी पड़ेगी। ठीक है। Upper class women may have had access to resources, land, cattle, money were generally controlled by men. Upper class women की क्यों बात करी गई? प्रभावती गुप्ता इज अ एक्सेप्शन जो हमें देखने को मिला। कि क्या देखने को मिला था हमें? कि उनके पास रिसोर्सेज थे, लैंड थी, सब कुछ था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया अपर क्लास वुमन मे हैव, कि उनके पास हो सकती थी। ठीक है, उनके पास थी। प्रभावती गुप्ता आपके पास एक एग्जांपल है, चंद्रगुप्त टू की बेटी, जिनकी शादी हुई थी वाकाटाका डायनेस्टी में। ठीक है। अदर वर्ड्स में बात करें, सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन वर शार्पन्ड बिकॉज डिफरेंस इन द एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब एक बात है, आज के टाइम पर पावर कैसे डिफाइन करोगे? पावर डिफाइन करोगे, अगर किसी की एक जॉब अच्छी लग गई तो अगले 2 साल में आप देखेंगे वो स्टेटस अपना उसका ऊपर हो जाता है सोसाइटी में। वही इंसान अगर वही जॉब उसकी छूट जाए तो उसका स्टेटस कम हो जाता है। मतलब स्टेटस आपका अपना नहीं है। जैसे एक लाइन है आजकल इंस्टा पे बहुत फेमस हो रही है कि मर्द मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है ना? ये लाइन चल रही है, आप इंस्टा में सुनोगे वहां। तो यही वो बात है कि एक्चुअल में जो पर्टिकुलर इंसान है, ये तो थोड़ी पेट्रियार्कल चीजें थी जो मैंने आपको बता दी कि मर्द मर्द होता है और मर्द मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। बट मर्द नहीं, सिर्फ विमेन के लिए भी ये बात है कि इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट आप क्या होल्ड करते हो। ठीक है, आप किस पोजीशन को होल्ड करते हो, आप कितना पैसा होल्ड करते हो, कल को आपके पास से वो चला जाएगा, सोसाइटी में आपकी इज्जत भी चली जाएगी। ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया, अब जब सारे रिसोर्सेज मैन होल्ड कर रहा है, तो ऑब्वियसली विमेन की सारी पावर जाती चली जाएंगी। और वही हुआ कि ये जो मतलब कि सोशल डिफरेंस था, ये शापन क्यों हुआ? क्योंकि सारी रिसोर्सेज का सारा एक्सेस था, वो किसके पास था? वो मैन के पास था, वुमन के पास नहीं था। तो ऐसा ही होता है आज की डेट में भी। आप देखेंगे, डजेंट मैटर आप एक लड़का हो या लड़की हो, अगर आपके पास एक अच्छी पोस्ट है, अगर आपके पास अच्छा पैसा है, तो आप ऑब्वियसली जो सोसाइटियल डिफरेंस है आपका, वो कम होता चला जाएगा। आप देखेंगे कि आपके लोग इज्जत करेंगे। ठीक है। बट वहीं पर अगर सेम दिन आपकी वो जॉब चली गई या आपके हाथ से पैसा चला गया, तो सेम दिन ही वो आपको दिखा देंगे कि भाई साहब चलिए साइड हुई। वही सोशल डिफरेंस बढ़ जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो यही उस टाइम पे होता था। तो आज के हिसाब से कंपेयर करोगे तो यू विल गेट टू नो कि कैसे आप चीजों को कंपेयर करके समझ सकते हो। ठीक है। अब देखो जरा वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, कि अब वर्ण के हिसाब से क्या कैसे प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते थे, उससे रिलेटेड कुछ टेक्स्ट दिया गया। द ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर शूद्रा वॉज सर्विट्यूड। मैंने बताया, अभी हमने जब 4 वर्ण के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो वहां पर हमने ये देखा था कि शूद्र जो हैं उनको बस एक ही चीज बोला गया कि ऊपर के 3 जो मतलब कि वर्ण है उनको आपको सर्व करना है। तो इनको क्या काम की दिया गया? बस सर्विट्यूड का। और जब से सर्व करना है तो फिर कैसे वेल्थ एक्वायर होगी? वेल्थ एक्वायर नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये देखा गया कि जो शूद्र थे उनका जो मतलब कि वेल्थ थी वो बहुत कम होती चली गई। While a variety of occupation were listed for men of the first three varnas, जैसे हमने देखा कि वो क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे देखो, किंग्स आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली डिपिक्टेड एज वेल्दी। क्यों? यार सारा एक्सेस है, वेल्थ का एक्सेस, लैंड का एक्सेस, रिसोर्सेज का एक्सेस। तो क्यों उनके पास पैसा नहीं होगा? उनके पास बिल्कुल पैसा होगा, है ना? ऐसे ही प्रीस्ट जो थे उनके पास ये देखा गया कि वो रिच थे, बट ऐसा नहीं था कि सारे रिच थे। ओकेजनली ये भी देखा गया कि कुछ ब्राह्मण जो थे वो पुअर भी थे। ठीक है। बट मेनली सारे रिच ही थे। ऐसे बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज दैट देयर वर डिफरेंसेस इन सोसाइटी बट डिड नॉट रिगार्डेड दीज एज नेचुरल एंड इनफ्लेक्सिबल। उन्होंने बोला कि हाँ डिफरेंस है सोसाइटी में, देखने को मिला है, बट ऐसा नहीं है कि ये नेचुरली हुआ है। ये तो आपने इस तरीके के
मतलब कि सोशल नॉर्म्स बनाए हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये इनफ्लेक्सिबल नहीं है। और इस वजह से जो बुद्धिज्म है, जो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने जो स्टेटस दिया जाता है ना किसी भी इंसान को, मेनली जो वर्ण है, उसको बाय बर्थ के केसेस पे क्या बोल दिया कि हम इसे रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, कि किसी का भी आप स्टेटस या किसी का भी वर्ण आप डिसाइड नहीं कर सकते उसके बर्थ के बेसिस पे। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग वेल्थ के बारे में थोड़ा सा ये देखो क्या है कि क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूं। ये जो तमिलाक्कम है, ये जो तमिलाक्कम है, एंशंट तमिलाक्कम, मैंने आपको पिछले टेक्स्ट में बताया था कि तमिलाक्कम में कौन सी 3 स्टेट्स आती हैं। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तमिलाक्कम में तमिलनाडु तो आएगा, तमिलनाडु के साथ 2 और स्टेट्स आती हैं। मेरे को यही देखना है कि कौन कितने ध्यान से पढ़ रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तमिलाक्कम के अंदर जो एंशंट तमिलाक्कम था, आज के हिसाब से उसके अंदर 3 स्टेट आती है, तमिलनाडु +2, वो कौन सी है। ठीक है, तो ये हम वैसे पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो उसमें क्या देखा गया कि बहुत सारे चीफडम्स थे। चीफडम्स भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिए। ठीक है, चीफडम्स अराउंड 2000 ईयर्स अगो। और ये देखा गया, ये जो चीफ्स थे, दे वर पैटर्न्स ऑफ बार्ड्स एंड पोएट्स हु sang देयर प्रेज, कि ये किसको बहुत ज्यादा मानते थे, जो वो पोएट थे, जो बार्ड्स थे, जो इनकी प्रशंसा करते थे। ठीक है, और यही जो थी इसमें तमिल संगम एंथोलॉजीज जो है, इसमें ये बोला गया कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे में चीजें बताई गई इन पोएट्स एंड बार्ड्स के द्वारा। और इन्होंने ये बताया कि हाँ, हमें सोसाइटी में डिफरेंस देखने को मिला है रिच एंड पुअर में, बट दोज हु कंट्रोल्ड रिसोर्सेज वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू शेयर देम, कि लेकिन जो रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं वो ये भी उनसे ये भी एक्सपेक्टेड है कि वो उनके पास जो रिसोर्सेज है उसे शेयर भी करेंगे उन लोगों के साथ जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। समझे इस चीज को। तो ऐसा कहाँ दिया गया, ये हमें दिया गया है जो तमिल संगम एंथोलॉजीज है उसमें हमें ये सारी चीजें देखने को मिली। ठीक है, बट प्लीज इसका आंसर जरूर दीजिएगा मुझे। अब पुराण रूरू जो है, ये वन ऑफ द एंथोलॉजीज है किसकी, तमिल संगम लिटरेचर की। अब पुराण रूरू जो है ना, पता है क्या बोलते हैं, बोलेंगे ये संस्कृत टेक्स्ट है। और आप क्या करोगे, आप देखोगे पुराण, पुराण, ओ हो, हाँ संस्कृत में ही होंगे, नहीं। पुराण रूरू जो है या एंथोलॉजीज ऑफ पोएम किसकी, तमिल की, तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है, तमिल संगम लिटरेचर का पार्ट है। प्लीज इसे याद रखना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आया तो वो लोग जो रिवाइज नहीं करेंगे वो इसे गलत करके आएंगे, क्योंकि वो उसे पुराण से कंपेयर करेंगे और उसे संस्कृत मान के कर देंगे सही, बट गलत है। तमिल संगम लिटरेचर है, याद रखना। ठीक है, ओके, चलिए पानी पी लेता हूँ बस, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस और सोशल कंडक्ट। ठीक है, एक मिथ मिली है किसमें, सुता पिटाका में, सुता पिटाका में। ठीक है, दे सजेस्टेड दैट ओरिजिनली ह्यूमन बींग्स डिड नॉट हैव फुली इवॉल्व्ड बॉडीली फॉर्म्स। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, देयर वॉज अ टेक्स्ट इन विच इट वॉज रिटन दैट, या it was suggested that originally human beings did not have fully evolved body forms, nor was the world of plants fully developed. All beings lived in ideally state of peace, taking from the nature only what they needed for each meal. ऐसा किस में लिखा गया, in which this is written, in which text this is written। तो अब उसमें सुता पिटाका दे देंगे, अभिधाम में आप पिटाका दे देंगे, विनय पिटाका दे देंगे, और फिर क्वेश्चन पूछेंगे किसमें था। तो याद रखना, ये सजेशन जो ये बोला गया कि पहले जो इंसान था उसकी बॉडीली जो उसकी बॉडी थी वो फुली इवॉल्व्ड नहीं थी, ऐसे ही प्लांट्स के साथ भी वो फुली इवॉल्व्ड नहीं थे, और सिर्फ वो उतना यूज किया करते थे जितना उन्हें हर एक मील के लिए चाहिए होता था। ऐसा किस में लिखा गया, तो याद रखना सुता पिटाका में लिखा गया। ठीक है, फिर महासम्मता जो है, इसका मतलब क्या है, ये है द ग्रेट इलेक्ट या चूजन बाय द ग्रेट असेंबली। ऑब्वियसली किसकी बात चल रही है, किंग्स की बात चल रही है। आर रेफर टू द फर्स्ट किंग ऑफ इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो महासम्मता किसको बोला जाता है, महासम्मता किसको बोला जाता है, वहां पे बोल दिया जाएगा दिस टर्म इज रिलेटेड टू हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और ऐसे ही ऐड कर देंगे कुछ भी।
लेकिन आपको क्या याद रखना है कि महासम्मता किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और क्या बोला जाता है, ये वो थे द ग्रेट इलेक्ट, मतलब पहला किंग जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का बना था उसे महासम्मता बोलते हैं, प्लीज याद रखना। ठीक है, इलेक्टेड बाय द पीपल एट वर्ल्ड्स बिगिनिंग टू मेंटेन ऑर्डर, बिकमिंग द प्रोजेनिटर ऑफ रॉयल लीनेज इंक्लूडिंग द शाक्य क्लैन ऑफ द बुद्धा, ही रिप्रेजेंट्स पॉपुलर सोवर्जिनिटी, a foundational ruler, a moral figure who established early laws, with his story illustrating the social contract and importance of integrity. पढ़ो सब कुछ, याद क्या करना है, महासम्मता कौन है, किससे रिलेटेड है, बस पढ़ लो सब कुछ। पर याद करने के टाइम पर वही याद करना जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या जो किस में लिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा गया है, बस। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 20 पेजेस हो गए हैं, ओनली 5 पेजेस आर लेफ्ट। बस अब क्या करते हैं, 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, है ना, लगातार बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी 2 मिनट रेस्ट कर लो, मैं भी कर लेता हूँ, चलिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर से, 2 मिनट हो गए हैं। अब देखिए, हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। ठीक है, जो ये टेक्स्ट था, ठीक है, इसके बारे में बात करी गई है। कौन सा टेक्स्ट, महाभारत के बारे में, और हिस्टोरियंस के जितने भी टेक्स्ट है उसे कैसे हैंडल किया, क्या किया क्या नहीं किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, जो ये वर्जन है महाभारत का, ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया संस्कृत टेक्स्ट थे, वहां से लिया गया। हाउएवर, ये बोला गया द संस्कृत यूज इन द महाभारत इज फार सिंपलर देन दैट ऑफ वेदास। तो जो कंपैरिजन देखा गया कि वेद में जो संस्कृत यूज करी गई है वो थोड़ी सी ऐसी है जिसे समझना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन जो महाभारत में संस्कृत यूज करी गई है इट इज फार सिंपलर, जो वेद में यूज करी गई थी। ठीक है, या फिर प्रशस्तीज में यूज करी जाती थी, उससे बहुत सिंपल थी। अब प्रशस्तीज क्या है, मैंने आपको बोला, जब भी प्रशंसा के लिए, किसी भी प्रशंसा के लिए इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था तो उसे प्रशस्तीज बोलते थे। कौन करते थे, ऑब्वियसली जो कोर्ट पोएट्स होते थे वो ऐसा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया हिस्टोरियंस यूजुअली क्लैरिफाई द कंटेंट्स ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर टू ब्रॉड हेड्स। जो ये कंटेंट है इसे दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया। एक था जिसमें स्टोरीज थी, जिसे नरेटिव बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, नरेटिव बोला जाता है। एक है जिसमें सोशल नॉर्म्स थे, उसको डाइडेटिक डाइडैक्टिक बोला जाता है। ठीक है, डाइडैक्टिक बोला जाता है। अब क्या है, एक चीज याद रखना, बट ऐसा नहीं है कि जो नरेटिव्स हैं उनमें सोशल नॉर्म्स की बात नहीं करी गई, या जो ये डाइडैक्टिक हैं इनमें स्टोरीज की बात नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा देखा गया है कि नरेटिव को समझाने के लिए कई बार सोशल नॉर्म्स को यूज किया गया है, और इस डायडैक्टिक को समझाने के लिए कई बार स्टोरीज का यूज किया गया है। तो ब्रॉड लेवल पे अगर आप बोलोगे तो नरेटिव
किसको बोला गया स्टोरीज को, और डायडेक्टिक किसको बोला गया सोशल नॉर्म्स को। बट ऐसा नहीं था कि ऐसा उल्टा नहीं हो सकता, कई बार चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा किया गया। तो यही बोला गया कि ऐसा किया गया कि दो ब्रॉड हेड देखे गए, बड़े लेवल पे ये चीज देखी गई, पर छोटी छोटी जगह ये भी देखा गया कि ये चीज, ये डेफिनेशन वाटर टाइट नहीं थी। ये क्या, ये वाटर टाइट नहीं थी। कई बार ऐसा देखा गया, ये जो डायडैक्टिक था सेक्शन इंक्लूडेड स्टोरीज एंड द नरेटिव ऑफन कंटेन्स अ सोशल मैसेज, जो सोशल नॉर्म्स की बात भी यहाँ पे करी गई थी नरेटिव में। तो उल्टा भी हो सकता था, बट यहाँ पे ब्रॉड लेवल की बात करी गई है। ठीक है, डॉग्स फिर से आ गए हैं अपनी हाजिरी लगाने। ठीक है, वैसे ये जो मेरा माइक है ना, इसमें ऑप्शन है कि वॉइस कैंसलेशन का, बट एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ के जो डॉग्स हैं उनकी जो आवाज़ है वो बहुत बुलंद है। ठीक है, लोगों की तो नहीं हो पा रही शायद, पर डॉग्स की हो जा रही है। ठीक है, तो उनकी आवाज़ बहुत बुलंद है, जो नॉइस कैंसलेशन को भी मात दे देते हैं। ठीक है, जनरली हिस्टोरियंस एग्री दैट द महाभारत वाज मेंट टू बी ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी, एंड दैट दी, ये जो डायरेक्टिक पार्ट था ना जिसमें डिक्टेट किया जा रहा है, ठीक है, चीजों को बताया जा रहा है, वो बाद में ऐड किया गया था। मतलब पूरी स्टोरी जो है वो चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, बट लोगों को समझाने के लिए उसमें जैसे हम कहते हैं कि सोशल नॉर्म्स को बताने के लिए एक सोशल मैसेज देने वाली चीजें जो है वो बाद में ऐड करी गई, ऐसा बोला गया है। तो प्लीज ये जो है ये ऐड किया जा सकता है, ये बोला जा सकता है कि जर्नली हिस्टोरियंस एग्री, या फिर ऐसे लिखा जाएगा महाभारता वो महाभारता, इंग्लिश में महाभारत, हिंदी में महाभारत वॉज मेंट टू बी ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी एंड द डायडेक्टिक पोर्शन वर प्रोबेबली एडेड अर्लियर। यहाँ पे बस अर्लियर लिख देंगे, बट आपको क्या याद रखना है कि ये बाद में ऐड किया गया, लास्ट में ऐड किया गया। ठीक है, ये चीज प्लीज याद रखना। बोला गया द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज इतिहास। अब देखो बहुत सारे लोग इसे मिथ बोलते हैं, है ना, कि ये तो मिथ है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। पर तब भी हिस्टोरियंस ने इसको इतिहास बोला है, क्यों? क्योंकि ये संस्कृत ट्रेडिशन में देखा गया। प्लस आपको पता है कि जो कुरु महाजनपद था उससे इस महाभारत को जोड़ा गया था, तो इसलिए इसको हम इतिहास मानते हैं, मिथ नहीं मानते हैं। प्लीज याद रखना, इतिहास जो है उसका मतलब क्या है, थस इट वॉज, ये ऐसा था, ऐसा हुआ था। ओके, प्लीज ये याद रखना। तो ये मिथ नहीं है, ये क्या है, ये माना गया है कि इट वॉज अ रियल स्टोरी, रियल हैपनिंग। ठीक है, तो इसलिए इसे इतिहास बोला गया, हिस्ट्री बोला गया। ऑथर्स एंड डेट्स, उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे एक चीज याद रखना, अब क्वेश्चन ये आ सकता है, जो चैरिटियर बार्ड्स है, मैं बता दूंगा ये क्या होता है। ठीक है, चैरिटियर बार्ड्स है ना, उन्हें सुताज बोला गया था। ठीक है, तो मतलब ये बोला गया, देखो होता क्या है, अब आपको पता है लड़ाई में जैसे क्या है कि आप देखते हैं आज के टाइम पे भी, हाँ देखो, आज के टाइम से आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आप देखते हो कहीं वॉर हो रही होती है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, है ना, वॉर नहीं कहूंगा कि मतलब थोड़ी सी जैसे हम कहते हैं कि गर्मा गर्मी हो गई थी अभी कुछ टाइम पहले, पहलगाम के बाद। उसके बाद आप देखेंगे कि रिपोर्टर्स जो थे वो उस एरिया में जाके रिपोर्ट कर रहे थे कि अभी यहाँ पर ये हालत है, अभी यहाँ पे ये हो रहा है, अभी यहाँ पे ये हो रहा है ना, पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो चुकी है ना, ऐसी सारी बातें जो है आपको देखने को मिल रही थी, है ना, जो हो रहा था वहां पे। अब उस टाइम पर भी ऐसा होता था, वहां पर चैरिटियर बार्ड्स होते थे, जो कुछ लोग होते थे, जो पोएट्स होते थे, वो इनके साथ वॉर पे जाते थे और वहां पर जो हो रहा है उसे वो लिखा करते थे। ठीक है, तो ये जो ऐसा किया करते थे उन्हें ही सुताज बोला गया था। वो जर्नली accompanied क्षत्रिय वॉरियर्स टू द बैटल फील्ड एंड कंपोज पोयम सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्रीज एंड अदर अचीवमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली उन्हीं के कोर्ट पोएट हैं, उन्हीं के चैरिटियर बार्ड्स हैं, उनके ही सुताज हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके ही प्रेजेस में चीजें लिखेंगे। ठीक है, तो आज से थोड़ा कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा, है ना? नहीं तो आपके दिमाग में ही आएगा, अरे वहां पे ऐसा हो रहा था और ये वहां पे जाके चिट्ठियां लिख रहे थे, है ना, बट ऐसा नहीं है, सारे काम होते हैं। ठीक है, आज भी होते हैं, आपने देखा रिपोर्टिंग भी होती है आज। बस जैसे हम कहते हैं कि तरीका बदल गया है पर काम वही है ना। दीज कॉम्पोजिशन सर्कुलेटेड ओरली, यही बोला गया कि इनिशियल टाइम पर जब तक ये चीज़ें लिखी नहीं गई थी तब तक मैंने बोला था कि आज मुझे इसके बारे में पता चला, मैंने किसी और को बताया, फिर मैंने किसी और को बताया, फिर उसने किसी और को बताया, ऐसे चीज़ें आगे बढ़ी थी। बट फिर वही है 5th सेंचुरी बीसी से ये सारी चीज़ें जो है ब्राह्मण्स ने लिखना शुरू कर दी थी। ठीक है, और वही कुरूज की बात चल रही है, पंचालास की बात चल रही है ना, अराउंड होम द स्टोरी एपिक रिवॉल्व्स वर ग्रेजुअली बिकमिंग किंगडम्स। ओके, तो इस वजह से, क्योंकि अब ये किंगडम बनते जा रहे थे, इस वजह से इनके बारे में लिखना शुरू कर दिया था।
लेकिन क्या ये उस टाइम की बात है? नहीं, ये उससे पहले भी चीजें होती हुई जा रही थी, बट ओरली चीजों को आगे पहुंचाया जा रहा था। फिर बिटवीन 200 BCE से 200 CE मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पर, अच्छा आप मुझे बताएंगे 200 BCE से 200 CE तक कौन सी चीजें लिखी गई थी? अब आप कंफ्यूज होंगे, क्या वो मनुस्मृति थी? यस और नो करके बताएंगे आप मुझे, ठीक है? अब देखो, दिस वॉज अ पीरियड वेन वर्शिप ऑफ विष्णु वॉज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस। याद रखना 200 BCE से 200 CE तक हमें देखने को मिला कि विष्णु भगवान जो है उनकी प्रेजेंस, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी। और आपको पता है विष्णु भगवान से जुड़े हुए कृष्ण, और कृष्ण की भी इसीलिए क्या है कि जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही थी, है ना? और आपको देखने को मिलेगा कि महाभारत में भी एक इंपॉर्टेंट फिगर की तरह कृष्ण भगवान हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से हमें सारा सार जो है इस महाभारत का वो समझ में आता है, ठीक है? तो जो कृष्ण भगवान है उनको किसकी तरह किससे आइडेंटिफाई कर रहे थे? विष्णु से आइडेंटिफाई कर रहे थे, ठीक है? फिर ऐसे ही 2000 2000 कह रहा हूँ, 200 CE से 400 CE तक के बीच में ये देखा गया कि लार्ज डाइडेक्टिक sections resembling the मनुस्मृति वर एडेड। विद दीज एडिशन अ टेक्स्ट वाज इनिशियली परहैप्स, ये क्या था जो हम देखते हैं ना कि 1 लाख वर्सेज है महाभारत में, तो उसमें ये देखा गया कि इनिशियली 10,000 वर्सेज ही थे, बट जब ये डायडेक्टिक पोर्शन ऐड किया गया ना, डायडेक्टिक पोर्शन जो ऐड किया गया, उसके बाद ये देखा गया ये 10,000 से बढ़ के 1 लाख वर्सेज हो गए, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये पोर्शन जो है ये बाद में ऐड किया गया था, और बाद में ऐड करने के बाद 10,000 से ये 1 लाख पहुंच गया, ठीक है? और ये बोला जाता है ये जो एनॉर्मस कॉम्पोजिशन है ये किसने करी थी? ये एक सेज थे, वेद व्यास जी, ठीक है? उन्होंने ये करी थी, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द सर्च ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, कि वही किस महाभारत को रियल लाइफ में अब इतिहास मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, कैसे कन्वर्ज कर रहे हैं स्टोरी को, उस टाइम की स्टोरी को और जो महाजनपद चल रहे थे उससे। तो वही है, वही सेम चीज बोली गई है यहाँ पे कि 1951-52 में ये देखा गया कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी लाल, उन्होंने एक विलेज को एक्सकवेट किया, बट बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर अभी लोग रहते हैं हस्तिनापुर इन मेरठ में। तो उन्हें कुछ चीजें समझ में आई, क्या चीजें समझ में आई? कि आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल excavated at हस्तिनापुर इन उत्तर प्रदेश अ साइट पोटेंशियली लिंक टू कुरु किंगडम, है ना? मैंने क्या बोला? कुरु किंगडम आपको हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ उस वाले रीजन में देखने को मिलता था। तो उसमें देखा गया कि यहाँ पे जो एक्सकवेशन हुआ उसको कनेक्ट कर रहे थे किससे? महाभारत से, कि वहां पे जो कौरव वंश और पांडव थे वो इसी महाजनपद से बिलोंग करते थे, ठीक है? फिर इसमें 5 ऑक्यूपेशन लेवल थे, जिसमें से सेकंड फेज और थर्ड फेज बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है? अब इसमें यही देखा गया, हाउसेज इन दिस एरा वर बिल्ट विद मड एंड मड ब्रिक्स। ये किसके बारे में बता रहे हैं? उस हस्तिनापुर के बारे में बता रहे हैं कि उस टाइम पर तो ये देखा गया कि 12th सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी BCE के बीच में यहाँ पे जो घर बने थे वो मड और मड ब्रिक से मिलके बने हुए थे। और ये देखा गया कि जो कुछ वॉल्स थी वर मेड ऑफ रीड प्लास्टर्ड विद मड, ठीक है? बट कोई भी डेफिनेट हाउसिंग प्लान यहाँ पे नहीं देखने को मिला, ठीक है? क्योंकि लिमिटेड था ना एरिया, मैंने बोला वहां पे लोग रह रहे तो कितना एक्सकवेट कर लोगे, ठीक है? एक्सकवेट कर लोगे, सॉरी। फिर ये देखा गया 12th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच में, बट अब थर्ड फेज ऑफ हैबिटेशन में क्या देखा गया? जो 6th सेंचुरी से 3rd सेंचुरी तक BCE तक की बात करी गई है, ठीक है? उसमें क्या देखा गया? इसमें देखा गया कि ये जो मड ब्रिक्स था ना, इससे थोड़ा आगे बढ़ गए थे वो। क्या देखा गया? मड ब्रिक्स से बढ़ के वो कहाँ पहुंच गए थे? मड ब्रिक्स एंड बर्न्ड ब्रिक्स वो यूज करने लगे थे, ठीक है? फिर एडवांस सैनिटेशन मेथड्स हमें देखने को मिले, ठीक है? वर इंट्रोड्यूस इंक्लूडिंग द यूसेज ऑफ सोकेज जार्स, brick drains for refuse water and terracotta ring wells for both water resources and drainage। तो प्लीज हस्तिनापुर एक केस स्टडी थी, इसके बारे में पढ़ लेना। मैंने बहुत छोटे में सब कुछ मेंशन कर दिया, जो आपकी बुक में पूरा टेक्स्ट दिया गया है उसे, ठीक है? ताकि समझना इजी हो जाए। वहां पे एक साथ सब कुछ लिखा है, समझ ही नहीं आता है, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड इन महाभारत इज द्रौपदीज मैसेज विद द पांडवास एंड इंस्टेंस ऑफ पॉलीएंड्री दैट इज सेंट्रल टू द नैरेटिव। आपको पता है कि शादी हुई थी, पॉलीएंड्री का बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है जो हमें स्टोरी के रूप में देखने को मिलता है, द्रौपदी वाला, है ना? आपको पता ही होगा, आप लोगों ने ये सब पढ़ा ही होगा, है ना? पूरी महाभारत तो आपको पता ही होगी, बचपन से हम देखते रहते हैं, वीडियोस चलती है, टीवी सीरियल्स आते हैं, उसमें सब कुछ आता है, ये सब, है ना? अब देखो, मैं उन पे टाइम वेस्ट पता है क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएंगे नहीं,
मेरे लिए बहुत ईज़ी है, मैं वो स्टोरी सुना दूँ पूरी आपको, 1 घंटा और ले लूँ आपको, बट फिर क्या टाइम वेस्ट, क्या उससे कुछ आउटपुट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है यार। यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं ना, तो हम वही पढ़ेंगे जो हमें मार्क्स दिला दे, है ना? खाली बातें करने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए आपके लिए बात आपके पास होगा टाइम, है ना? बहुत टाइम है आपके पास, आप देख सकते हैं उसे कभी भी अपने फ्री टाइम में। ओके? ऑथर्स ने ये डिस्क्राइब किया है कि पॉलीएंड्रस यूनियन जो है वो इंडिकेट करती है दैट पॉलीएंड्री मे हैव बीन प्रीवेलेंट अमंग रूलिंग एलिट्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है? बहुत सारे बहुत सारे मतलब कि एक से ज्यादा पति होना। ये बोला गया कि ये रूलिंग एलिट्स में एक पॉइंट ऑफ टाइम में देखा गया होगा, बट फिर से वही बात है, में लिखा गया है, कोई पुष्टि नहीं हुई ज्यादा इस बात की। ओके, बट फिर देखा गया, क्योंकि ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर के खिलाफ था, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के खिलाफ था, संस्कृत टेक्स्ट के खिलाफ था पॉलीएंट्री, इस वजह से टाइमली विद टाइम इसकी प्रेजेंस जो है और इसकी जो प्रीवेलेंस है वो कम होती चली गई, और एक टाइम पे देखा कि ये खत्म हो गई पॉलीएंट्री। ठीक है, ये देखा गया, इस वजह से ये बोला गया कि होता होगा एक टाइम पर, बट फिर वही है कि ब्राह्मणिकल रूल्स के अगेंस्ट था, तो इस वजह से धीरे धीरे इसकी प्रेजेंस चली गई। बट ये बोला गया कि हिमालयन रीजन में ये तब भी प्रीवेलेंट था, हिमालयन रीजन में ये तब भी प्रीवेलेंट था, ये आपको याद रखना है। किसकी बात चल रही है? पॉलीएंड्री की बात चल रही है। ठीक है, अब ऐसा क्यों था? क्योंकि ये बोला गया कि उस रीजन में जो है वो शॉर्टेज थी वुमेन की, शॉर्टेज थी वुमेन की, क्योंकि वॉरफेयर हुआ करती थी, है ना? तख्ता पलट हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, उस वजह से क्या होता था कि विमेन को उठा के ले जाते थे, आपको पता है ना? और मार दिया जाता था। तो इस वजह से शॉर्टेज हो गई थी विमेन की, इस वजह से हमें पॉलीएंड्री देखने को मिली थी, है ना? तो ये बोला गया पॉलीएंड्री वाज जस्ट एट्रीब्यूट टू अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, और कुछ नहीं था। ठीक है, ये चॉइस नहीं थी, बस ये सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी क्राइसिस की कि उस टाइम पर ये पॉलीएंड्री अपनानी पड़ी। ये लिखा है। और डायनेमिक टेक्स्ट किसकी बात करेगी? ऑब्वियसली महाभारत की। ठीक है, अब ये था कि महाभारत थी, आपको पता है कि संस्कृत वर्जन आपको देखने को मिलता है, बट ऐसा है क्या कि सिर्फ संस्कृत वर्जन है, रीजनल लैंग्वेजेस में नहीं है? आपको पता है कि इतना बड़ा हमारा इंडियन जो रीजन है वो इतना बड़ा है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी लैंग्वेजेस है, तो हर एक लैंग्वेज में आपको वो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ संस्कृत ही वर्जन है, लोकल लैंग्वेजेस में भी इसे देखने को बहुत सारी चीज़ें मिली है, अलग अलग कम्युनिटीज़ ने इसे अपने से जोड़ा है, अलग अलग लैंग्वेजेस में हमें ये महाभारत देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो उस पूरे टेक्स्ट में लिखा था, और कुछ उसमें इंपॉर्टेंट था नहीं। ठीक है, अब लास्ट के 2 पेजेस आपको पता है किससे रिलेटेड होते हैं? जो टाइमलाइन आपकी बुक में दी गई है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से तसल्ली से पढ़िए आप इसे। ठीक है, थोड़ा समझिए कि 500 बीसी में क्या हुआ, 500 से 200, 500 से 100, 500 से 400, ये सब मैं आपको एक स्टोरी के तौर पे पीछे बता चुका हूँ पूरे टेक्स्ट में, है ना? बट वही चीज़ यहाँ पे छोटी चीज़ करके दी गई है, तो ये आपका काम है कि आप लास्ट में टाइमलाइन पढ़िए, यहाँ से क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना? तो आपका काम क्या है? आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, आपको ये छोड़ना नहीं है कि मैंने बोला कि ये पढ़ लेना, तो अरे कौन पढ़ेगा, छोड़िए ना, ऐसे नहीं करना। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही था। अब कल मंडे है, कल आपको फिर से वही प्रीवियस ईयर पेपर की क्लासेस मिलेगी, करंट अफेयर्स मैंने करवा दिए, आपको पता है। कल का सेशन करंट अफेयर्स का था, जिसमें हमने दिसंबर की प्लेसेस इन न्यूज़ कवर किया है। 2 पार्ट में हम सारी करंट अफेयर्स कवर कर देंगे, अगले 2 पार्ट में, है ना? एक पार्ट आएगा 20 जनवरी को, एक आएगा 27 जनवरी को। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।